everyone, welcome to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So chapter number 5 change and development in industrial society हमने कर लिया है complete with each and every topic detailed discussion. So अब बारी आती है चैप्टर को रिवाइज करने की. चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया, जो भी थीम्स दी थी, जो भी टॉपिक्स दिए थे, बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को हमने डिटेल में समझ लिया है. अब आपने पढ़ लिया, समझ भी लिया, पर रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम आपके चैप्टर नंबर 5 दैट इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी को करने वाले हैं रिवाइज. ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जस्ट एक बार में सारी चीजों को रिकॉल करेंगे. साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. सारा चैप्टर तो अच्छे से पढ़ना ही है, पर साथ ही साथ कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से मतलब उनको समझना भी है, उनके नोट्स भी बनाने हैं, लिख के भी रखना है, और किस तरह से उन्हें लिखना है ये भी मैं आपको बताती चलूंगी. उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा क्या है. ठीक है, अब देखो चैप्टर क्या है, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी. इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किस तरह से चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट होते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज कैसी होती हैं, साथ ही साथ सोशियोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दोनों के बीच में एक रिश्ता है और ये रिश्ता क्या कहलाता है ये भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं. इसके बाद में देखेंगे कि किस तरह से इंडियन सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है स्टार्टिंग में, मतलब प्री कॉलोनियल प्री इंडिपेंडेंस टाइम में और आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है. जॉब कैसे आपको मतलब जॉब कैसे मिलती है, कैसे काम किया जाता है, वर्क कैसे कैरी आउट होता है इंडस्ट्रीज में, स्ट्राइक्स, यूनियंस, वर्किंग कंडीशंस, ये सारा कुछ डिटेल में हम इस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में. एंड इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और द काइंड ऑफ वर्क दैट is available has changed social relations in India. देखो बेसिकली आप वैसे भी इकोनॉमिक्स वगैरह में भी पढ़ती होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, क्या प्लान्स थे, क्या पॉलिसीज थी, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी. बट स्पेसिफिकली जब यहाँ पर सोशियोलॉजी में हम इस एक चीज को पढ़ रहे हैं, चैप्टर है आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी के ऊपर बेस्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, जो आप क्लास 11th से पढ़ते हुए आ रहे हो. ठीक है, अब यहाँ पर उस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चेंजेस कैसे आए और डेवलपमेंट कैसे हुआ, और जो भी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही थी, साथ ही साथ जिस तरीके से वर्क कैरिड आउट हो रहा था, और काइंड ऑफ वर्क, ठीक है, टेक्नोलॉजी, काइंड ऑफ वर्क, इन सारी चीजों ने जो हमारी सोसाइटी में सोशल रिलेशंस थे, ठीक है, उनमें किस तरह से चेंजेस आते हैं. और स्पेशली हम यहाँ पर किसी स्टडी कर रहे हैं इंडिया को. क्यों? क्योंकि हमारी बुक ही बेस्ड है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया के ऊपर. क्लियर है? सो on the other hand, social institutions like caste, kinship networks, gender, region also influence the way work is organized or the way in which products are marketed. So हम जो कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से, टेक्नोलॉजी से, इंडस्ट्रियल वर्क से या काइंड ऑफ वर्क से जो भी सोशल रिलेशंस में चेंजेस आ रहे हैं, सिर्फ सोशल रिलेशंस में ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ में जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कास्ट है, जेंडर है, रीजन है, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं कि वर्क होगा कैसे. सो एक तरीके से सारी चीजें कनेक्टेड हैं. कैसे कनेक्टेड हैं? ये हैं आपके सोशल रिलेशंस, ठीक है, और ये हैं आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस. सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए? जैसे कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, रीजन हो गया, एक्सेट्रा. कास्ट, जेंडर, रीजन, एक्सेट्रा. ठीक है, और सोशल रिलेशंस जो भी आप ह्यूमन बींग्स के बीच में है इन अ सोसाइटी. अब ये सोशल इंस्टीट्यूशंस की वजह से वर्क डिफाइन होता है कि कौन पर्सन कौन सा काम करेगा, कैसे. जैसे हमने कास्ट सिस्टम में पढ़ा था कि कास्ट जो है वो आपकी ऑक्यूपेशन को डिटरमाइन करती है. ठीक है, वैसे ही जो सोशल इंस्टीट्यूशन है आप किस तरीके का काम करोगे ये डिटरमाइन करेगा. और ये जो वर्क है, ठीक है, ये वर्क किस तरह का है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो टेक्नोलॉजी वगैरह हम यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ये सब कुछ मिलके हमारे सोशल रिलेशंस को चेंज कर रही है. ठीक है, सोशल रिलेशंस में चेंजेस लेके आ रहे हैं. तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है. सोशल इंस्टीट्यूशंस वर्क को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एंड हमारा वर्क हमारे सोशल रिलेशंस को. क्लियर है? देन
दिस इज अ मेजर एरिया ऑफ रिसर्च फॉर सोशोलॉजिस्ट। अब यहाँ से आती है हमारी इंपॉर्टेंट सी चीज कि अब ये जो सारी चीजें अभी हमने डिस्कस करी, दिस इज अ मेजर एरिया ऑफ रिसर्च फॉर सोशोलॉजिस्ट। सोशोलॉजिस्ट इस एक चीज को समझना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, कैसे जो काइंड ऑफ वर्क है वो सोशल रिलेशंस को इम्पेक्ट कर रहा है और कैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वर्क को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वर्क होगा कैसे, किस तरीके से होगा, किस तरह से कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केटेड होंगे, ये सारी चीजें स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी। And sociologists are interested in the questions of who produces what, who works where, who sells to whom and how। अब देखो, जो मैंने आपसे कहा था कि सोशियोलॉजी और ये जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। हमने जब स्टार्टिंग से पढ़ा था कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, फिर जो है चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर, और साथ ही साथ जैसे जब कभी स्टारवेशन जो है, मतलब फूड को लेके स्टारवेशन हो गया, भूखमरी छा गई, डेथ रेट बढ़ने लगे, तो ऐसे सारे इश्यूज धीरे धीरे करके ये क्या बन गए, सोशल इश्यूज बन गए, जहां से सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इवॉल्व होता है। और ये सारी चीजें कब हुई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, जब एनलाइटनमेंट चल रहा था, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी राइज हो रही थी। ठीक है, जब रीजन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था सोसाइटी के अंदर। ये सारा कुछ हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो इसीलिए इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं या जो भी चेंजेस सोसाइटी में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें वो रिसर्च करना चाहते हैं कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही है। लाइक सोशोलॉजिस्ट इस एक चीज में बहुत इंटरेस्टेड है कि कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन कहाँ पर काम कर रहा है, कौन किस प्रोडक्ट को जो है सेल कर रहा है और किसे सेल कर रहा है। ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करना चाहते हैं कौन, सोशोलॉजिस्ट। एंड दीज आर नॉट इंडिविजुअल चॉइसेस बट आउटकम्स ऑफ सोशल पैटर्न्स। अब सोशोलॉजिस्ट को इस एक चीज से क्या मतलब है कि कौन किस प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस कर रहा है, कौन किसे सेल कर रहा है, कौन कहां पर काम कर रहा है, इस चीज से सोशोलॉजिस्ट का क्या लेना देना। ये तो इंडिविजुअल चॉइसेस होंगी, पढ़ के ऐसा लगता है, बट दीज आर नॉट इंडिविजुअल चॉइसेस। ये सारी चीजें इंडिविजुअल चॉइसेस नहीं है, बल्कि ये सभी आउटकम्स हैं सोशल पैटर्न्स के। कैसे आउटकम्स हैं सोशल पैटर्न्स के, क्योंकि ये सब कुछ डिटरमाइन कौन कर रहा है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, दैट व्हाट वर्क हु विल परफॉर्म एक्सेट्रा। ठीक है, कि किस तरह से वर्क ऑर्गेनाइज्ड होगा, किस तरह का काम होगा, ये सब डिटरमाइन कर रहे हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज योर फैमिली हो गया, आपका रिलीजन हो गया, किनशिप रिलेशंस हो गए, फिर इसके बाद में इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ये सारे आपके सोशल इंस्टीट्यूशन जो आपने पढ़े हैं। साथ ही साथ में और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हो गए, कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, सब डिटरमाइन करेंगे कि कौन क्या काम करेगा, कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसीलिए सोशोलॉजिस्ट इस एक चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। In turn, the choices that people make influences how society works। एक और चीज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है, दैट इज चॉइस। जो भी चॉइस होती है पीपल की, वो सारी चीजें भी इन्फ्लुएंस करती हैं कि सोसाइटी किस तरह से वर्क करने वाली है। तो ये सारा कुछ डिटेल में हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। सबसे पहले अब जान लेते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती कैसी हैं। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से सोसाइटी को अफेक्ट करती है, सोसाइटी कैसे वर्क को अफेक्ट करती है, और ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, जिसको रिसर्च कौन करना चाह रहे हैं, सोशोलॉजिस्ट। ठीक है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्या इंटरकनेक्टेड है, सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। नाउ वी विल स्टडी इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, की इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती कैसी है। अब आपने ये चीज तो पहले भी पढ़ी हुई है कि कैसी होती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जहां पर जो है आप टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो टूल्स, टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स, इन सारी चीजों के थ्रू हो रहा है। इसी के साथ में कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने बताया कि एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी के क्या फीचर्स होते हैं। सो थिंकर्स लाइक कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, एमाइल डर्कीम हैं। दे एसोसिएटेड अ नंबर ऑफ सोशल फीचर्स विद इंडस्ट्री, लाइक सच एज अर्बनाइजेशन, the loss of face-to-face relationships that were found in rural areas where people worked on their own farms or for a landlord they knew, and their substitution by anonymous professional relationships in modern factories and workplaces। तो सबसे पहली चीज जो एसोसिएट होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में, दैट इज अर्बनाइजेशन। ठीक है, कैसे होती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी की स्टार्टिंग ही कैसे होती है। सबसे पहले क्या थी, अग्रेरियन सोसाइटीज हुआ करती थी, जो हमने चैप्टर 4 में, आपका जो इसी बुक का प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर 4 चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, उसमें हमने डिस्कस किया कि पहले के समय में क्या है, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज हुआ करती थी। धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, सो इंग्लैंड से स्टार्ट होता है। इंग्लैंड वाज द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।
यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्री सेटअप हुई, फैक्ट्री सेटअप हुई, जहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो टेक्नोलॉजीज के थ्रू होता था। हम टूल्स, टेक्निक्स, मशीन्स, इन सारी चीज़ों को यूज़ करते थे। अब इसके साथ में जैसे जैसे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है वैसे वैसे अर्बनाइजेशन भी स्टार्ट होता है, क्योंकि अब जो पीपल हैं वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं इन द सर्च ऑफ जॉब। फॉर व्हाट? इन द सर्च ऑफ जॉब। जॉब के लिए वो माइग्रेट करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन, जहां पर फिर वो जॉब सर्च करते हैं, साथ ही साथ इन अर्बन एरियाज में भी मतलब यहीं पर ही सेटल डाउन हो जाते हैं, मे बी विद देयर फैमिलीज और विदाउट देयर फैमिलीज। देन इसी के साथ में जो अर्बनाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। देन लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप्स। अब जैसे हमने देखा कि जो हमारे अग्रेरियन सोसाइटीज हुआ करती थी, जो रूरल एरियाज होते थे, वहां पर जो रिलेशनशिप्स हैं दोज आर वेरी मच प्राइमरी इन नेचर। ठीक है, किस तरह की रिलेशनशिप्स होती थी? सो प्राइमरी रिलेशनशिप्स होती थी। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में हम आते हैं, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। नाउ अब जब इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में आ गए तो ये प्राइमरी रिलेशनशिप्स नहीं रही, ये कैसी हो गई? सेकेंडरी रिलेशनशिप्स, या फिर हम कहें फॉर्मल रिलेशनशिप्स। और प्राइमरी में किस तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं? सो इनफॉर्मल, जो आपकी इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स होती हैं, फेस टू फेस रिलेशनशिप्स। लेकिन वही इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये फेस टू फेस रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो जाती है। जैसे पहले जो प्राइमरी रिलेशनशिप्स हुआ करती थी, रूरल एरियाज होते थे, पीपल क्या करते थे? फार्मलैंड्स पर वर्क कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स के जो फार्म्स हैं उस पर वर्क कर रहे हैं, अपने फार्म्स पे वर्क कर रहे हैं, सभी एक दूसरे को जानते थे, बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप्स हुआ करती थी रूरल एरियाज में, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बट वही इसका अपोजिट है बिल्कुल, कहां पर? सो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अंदर। एंड दे सब्स्टिट्यूशन बाय एनोनिमस प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स इन मॉडर्न फैक्ट्रीज एंड वर्क प्लेसेस। जहां पहले फेस टू फेस रिलेशनशिप्स हैं, वहीं अब जब आप इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में आ जाते हो, मॉडर्न फैक्ट्रीज में आ जाते हो, वर्क प्लेसेस में आ जाते हो, तो यहां पर रिलेशनशिप्स किस तरह की हो गई? एनोनिमस हो गई। ठीक है, जहां आप एक दूसरे को जानते नहीं हो बट फिर भी आप आपस में साथ में काम कर रहे हो, दैट इज व्हाट कॉल्ड इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स। ठीक है, कैसी रिलेशनशिप्स हैं? सॉरी, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल रिलेशनशिप्स। और इनफॉर्मल कौन सी हो गई? ये प्राइमरी रिलेशनशिप्स हो गई आपकी इनफॉर्मल। क्लियर है? आए यहाँ तक समझ में कि किस तरह से जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी को एक्सप्लेन किया गया है, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले अर्बनाइजेशन है, सेकेंडरी रिलेशनशिप्स हैं, और जो है एनोनिमस प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो जाती हैं। यहाँ पर जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपनी अपनी लाइफ में, किसी को भी ऐसे मतलब खुद के लिए टाइम नहीं होता है, बहुत कम टाइम होता है, और ढेर सारे फीचर्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ना इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्वॉल्व्स अ डिटेल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। सो हमें एक काम करते हैं, हम ये फीचर्स को नोट करते हुए चलते हैं। ठीक है, सो ये एक रिलेशनशिप का क्या स्ट्रक्चर है ये आपको समझ में आया होगा। सेकेंडली, फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये सारा कुछ आपको मेरे साथ साथ में नोट करते हुए चलना है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है कि यहां पर अर्बनाइजेशन हुआ, ये हम इसके फीचर में भी लिख सकते हैं, इसके इंपैक्ट्स में भी लिख सकते हैं। सेकेंडली, हमने देखा कि जो रिलेशनशिप्स होती है वो कैसी हो गई? प्रोफेशनल, एनोनिमस प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, एनोनिमस प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। थर्ड, हमने देखा कि एक और क्या फीचर होता है इसका? सो यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब ये कॉन्सेप्ट आप सभी बहुत अच्छे से समझते होंगे कि क्या है डिवीजन ऑफ लेबर, जहां पर हम लेबर को डिवाइड कर रहे हैं। किस फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं? तो हम उसको पीपल ऑफन डू नॉट सी द एंड रिजल्ट ऑफ देयर वर्क बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली वन स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, द वर्क इज ऑफन रिपीटेटिव एंड एग्जॉस्टिंग। आप लेबर को डिवाइड कर दे रहे हो अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 एक्टिविटीज के बाद में जो है हमारा प्रोडक्शन, मतलब जिस भी चीज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जैसे सपोज ए है, ये इस प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करने के लिए वर्क कर रहे हैं और इसको फाइनल प्रोडक्ट को बनने में 5 स्टेप्स जो हैं लगती हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास में जस्ट सपोज
20 लेबर्स हैं, ठीक है, 20 लेबर्स हैं, 5 स्टेप्स लगेंगी ए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने 4 करके इस तरीके से डिवाइड कर दिए, 4 लेबर डिवाइड कर दिए हमने, और ये वाला करेगा फर्स्ट स्टेप, ये करेंगे सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5। जब ये पूरी स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगी तब क्या बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। सो ये क्या कर दिया, लेबर को हमने डिवाइड कर दिया, उसके काम को हमने डिवाइड कर दिया ताकि काम जो हो वो जल्दी जल्दी हो, टाइमली मैनर में हो, हम ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करें। बट होता क्या है कि जो भी इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है उसको इसका एंड रिजल्ट नहीं पता होता, वो जो भी काम कर रहा है उसको नहीं पता कि एंड रिजल्ट क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट सपोज ये वाला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर जो 4 लेबर वर्क कर रहे हैं उन्हें नहीं पता है कि मैं जो भी चीज, जो भी काम कर रहा हूँ उससे एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो काम करेंगे वो इन्हें पास ऑन होगा, फिर ये जो काम करेंगे वो इन्हें पास ऑन होगा, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फाइनली एंड रिजल्ट उनके प्रोडक्ट का उनको नहीं पता होता है, ठीक है। मतलब सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और जनरली होता ये है कि इस तरह से एक ही काम को रोज करते रहना, सो वो वर्क रिपीटेटिव हो गया और एग्जॉस्टिंग हो गया। जैसे सपोज आज आपको कोई एक वर्क दे दिया जाता है कि आपको जो है यही काम करना है, बस पूरे टाइम यही काम करोगे। जैसे सपोज आपकी इतनी बड़ी बुक है और मैं आपसे कहूं कि आपको चैप्टर 5 को जो है पूरे साल भर आपको बस यही एक काम करना है, बस उसे ही रीड करना है रोज स्कूल आके, तो आप भी क्या करोगे, एक टाइम के बाद आप भी बहुत ज्यादा फेडअप हो जाओगे, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे कि क्या है, एक ही काम है, मुझे रोज रोज एक ही काम करना, आपको बोरिंग लगने लगेगा। चैप्टर तो याद हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत बोरिंग लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि रिपीटेटिव वर्क है, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। वैसे ही यहाँ पर जो वर्कर हैं वो तो ना जाने कितने टाइम तक एक ही काम करते रहते हैं, मतलब सालों साल तक, तो इसीलिए उनके लिए भी वर्क कैसा हो गया, रिपीटेटिव हो गया, एग्जॉस्टिंग हो गया। तो एक और फीचर क्या है इसका आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। देन Yet even this is better than having no work at all, that is being unemployed। अब लेकिन ये एक चीज, इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है डिवीजन ऑफ लेबर का कि अनएम्प्लॉयड होने से तो बेटर है कि आप कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हो, भले वो रिपीटेटिव हो या फिर वो एग्जॉस्टिंग हो। नाउ मार्क्स कॉल्ड दिस सिचुएशन एलाइनेशन व्हेन पीपल डू नॉट एंजॉय वर्क एंड सी इट एज समथिंग दे हैव टू डू ओनली इन ऑर्डर टू सर्वाइव, एंड इवन दैट सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन वेदर द टेक्नोलॉजी हैज रूम फॉर एनी ह्यूमन लेबर। और इस पूरे प्रोसेस को, ये जो हमने डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इस पूरे प्रोसेस को मार्क्स ने एलाइनेशन कहा है। क्या कहा है? एलाइनेशन। और किसने दिया ये कॉन्सेप्ट? कार्ल मार्क्स ने। ये भी नोट करना है आपको, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जो भी बोर्ड पे लिख रही हूँ आपने सुन लिया, हाँ हाँ सब समझ में आ रहा है हमको, तो नोट नहीं कर रहे हैं। नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नोट्स बनाइए ऐसे जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस एक चीज के। अब देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर को कार्ल मार्क्स ने कहा एलाइनेशन का कॉन्सेप्ट, जहां पर हमको नहीं पता कि हम जो वर्क कर रहे हैं इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 लेबर हैं, इस ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 लेबर वर्क करना है, ठीक है। 5 एक्टिविटीज थी इसलिए 4 में हमने डिवाइड कर दिया। अब जो भी ये काम कर रहे हैं इन्हें पता है इसके बाद में ये प्रोडक्ट बनने वाला है, लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। ये अपना वर्क कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, और ये अपनी अपनी एक्टिविटीज को अपने अपने लेवल पर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको चैप्टर 5 पढ़ना है, तो आप तो चैप्टर 5 पढ़ रहे हो, आपको ये नहीं पता कि मैं चैप्टर 5 पढ़ रहा हूं तो उसके आगे क्या काम हो रहा होगा, इससे क्या सारी चीजें रिलेटेड है, ठीक है। ऐसे ही इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जहां पर आप अपने काम से ही अलाइनेटेड हो, उसको क्या कहा जा रहा है? Alienation by Karl Marx। That is when people do not enjoy work। क्यों? क्योंकि repetitive है, exhausting है, and see it as something they have to do only in order to survive। और ये काम वो सिर्फ और सिर्फ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सर्वाइव करना चाहते हैं। अगर वो काम ही नहीं करेंगे तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनके पास में किसी तरह का कोई भी जो है मतलब इनकम सोर्स नहीं होगा। इनकम सोर्स नहीं होगा तो कैसे सर्वाइव करेंगे इस वर्ल्ड में? सो इसीलिए सर्वाइवल के लिए दे आर जस्ट डूइंग दिस वर्क, एंड इवन दैट सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन वेदर द टेक्नोलॉजी हैज रूम फॉर एनी ह्यूमन लेबर। और सर्वाइवल भी किस एक चीज पर डिपेंड करता है कि जॉब है भी या नहीं। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा कि 20 लेबर हैं एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। जैसे सपोज ए तो हमारा प्रोड्यूस था, तो हम सोचें जो फर्स्ट स्टेप थी
उस ए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 लेबर्स की ही रिक्वायरमेंट थी और 4 लेबर हमने जो है एम्प्लॉय कर लिए हैं। अब जब सपोज कोई और पर्सन आता है, लेकिन यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम और एम्प्लॉयमेंट किसी को दे ही नहीं सकते हैं, तो फिर आपका वो सर्वाइवल भी नहीं हो पाएगा। सो इसलिए सर्वाइवल भी डिपेंड करता है, अगर आपके पास में मतलब अगर अवेलेबल है एम्प्लॉयमेंट तो ही आपको मिल पाएगा, नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है इंडस्ट्री को या फैक्ट्री को, तो आपको एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलेगा, तो फिर सर्वाइव कैसे करोगे। सो इस पूरे प्रोसेस को क्या बताया मार्क्स ने, एलाइनेशन। क्लियर है, आए यहां तक समझ में। देन industrialization leads to greater equality, at least in some spheres, and even as social inequalities are reducing, income or economic or income inequality is growing in the world। अब क्या एक चीज बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसका एक फीचर ये भी है कि इससे जो सोशल इनइक्वालिटी है वो कम हो जाती है, कुछ स्फीयर्स में इक्वालिटी हो जाती है। जैसे इनइक्वालिटी कितने तरह की हो गई, सो एक हो गई सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है, और भी ढेर सारी इनइक्वालिटीज होती हैं। अब ये कह रहे हैं कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी की वजह से जो सोशल इनइक्वालिटी है वो हम कम कर दे रहे हैं। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी को हम कम कर दे रहे हैं, कैसे कम कर रहे हैं इसको हम आगे समझेंगे। लेकिन ये एक चीज भी कही जाती है कि इकोनॉमिक और इनकम इनइक्वालिटी ये दोनों जो है बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ऐसा क्यों होता है, सो हमने डिस्कस किया हुआ है कि देखो सोशल इनइक्वालिटी जहां पर सोसाइटी में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज हो, जेंडर से रिलेटेड इनइक्वालिटीज हो। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम क्या करते हैं, मेन भी वर्क करते हैं, वुमेन भी वर्क करते हैं। कास्ट जो है, कास्ट का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, कास्ट जो सिस्टम है वो हमको अर्बन एरियाज में, अर्बन सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में उसका जो इम्पेक्ट है वो हमें कम देखने को मिलता है। जितना ज्यादा रिजिड कास्ट सिस्टम रूरल सोसाइटी में है उतना ज्यादा ये सिस्टम अर्बन सोसाइटी में या इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रिजिड नहीं है, बल्कि कैसा सिस्टम है, फ्लेक्सिबल सिस्टम है। क्यों, क्योंकि हम सभी को एक ही सोसाइटी में रहना है, एक ही साथ में काम करना है। सो हम इतना ज्यादा अगर कास्ट सिस्टम को इंपॉर्टेंस देंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको जॉब मिल रही है, आपको इनकम मिल रही है, ठीक है। सो इसीलिए कुछ जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं हम उनको तो कम कर लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक और इनकम इनइक्वालिटी जो है वो ग्रो कर रही है। क्यों ग्रो कर रही है, कुछ कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके पास में तो अच्छी खासी इनकम आ रही है, वो तो बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। वही जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, उनकी बहुत कम इनकम है, बहुत कम वेजेस उन्हें मिलते हैं। अब वेजेस में भी, उसमें भी ढेर सारी चीजें होती हैं, जैसे वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, वेजेस इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है या नहीं है। और जो मतलब एक कॉन्सेप्ट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से देखने को मिल रहा है कि जो रिच है वो और ज्यादा रिच होता जा रहा है और जो पुअर है वो और ज्यादा पुअर होता चला जा रहा है। तो इकोनॉमिक और इनकम बेस्ड इनइक्वालिटीज जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। ऑफन सोशल इनइक्वालिटी एंड इनकम इनइक्वालिटी ओवरलैप। फॉर एग्जाम्पल, in the domination of upper caste men in well-paying professions like medicine, law और journalism। अब एक और चीज कि social inequality और income inequality ये दोनों overlap भी कर जाती हैं। कैसे कि जैसे कि मान लीजिए कोई upper caste man है, उसका domination है जिस भी फील्ड में, सो उसके पास में अच्छी खासी मतलब वेल पेइंग प्रोफेशन होने वाला है उसका। अब जैसे वुमेन है, वुमेन को उसी वर्क के लिए जो काम सेम वर्क जो मेन कर रहे हैं उसी वर्क के लिए बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कम पे किया जाता है, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहीं कहीं हमको नहीं देखने को मिलता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। And while the early sociologists saw industrialization as both positive and negative, by the mid-20th century, under the influence of modernization theory, industrialization came to be seen as inevitable and positive. Modernization theory argues that societies are at different stages on the road to modernization, but they are all heading in the same direction. So इन सारी चीजों को एनालाइज करके क्या एक बात समझ में आती है कि जैसे अर्ली सोशलॉजिस्ट थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स को देखते थे, लेकिन 20th सेंचुरी तक आते आते मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के इन्फ्लुएंस से हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को अब हम पॉजिटिव सेंस में ही देखते हैं। और एक और चीज कि ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है यहाँ पर सोसाइटीज डिफरेंट स्टेजेस पर हैं, कोई बैकवर्ड है, कोई डेवलपिंग है, कोई डेवलप्ड है, लेकिन सभी के अपने अपने डेवलपमेंट को लेके एजेंडाज हैं और सभी जो हैं उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। सो यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉजिटिव भी है और इनएविटेबल भी। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो हमने देखा कि जैसे डिवीजन ऑफ लेबर है, साथ ही साथ में जो इनइक्वालिटीज हैं,
इनइक्वालिटीज को रिड्यूस कर रही है, इनइक्वालिटीज को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। लेकिन एक और चीज यहीं पर ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे कि इनकम एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, inequalities are increasing। जो इनकम और इकोनॉमी से रिलेटेड इनइक्वालिटीज हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन सोशल इनइक्वालिटीज को जो है वो रिड्यूस कर रहा है। और फिर इसको पूरा एनालाइज करोगे कि फिर बाद में हमने देखा कि सोशल और इनकम इनइक्वालिटीज जो हैं वो ओवरलैप भी करती हैं, और जैसे कास्ट जेंडर से रिलेटेड इनइक्वालिटीज हैं वो देखने को मिलती हैं। हालांकि सिस्टम जो है, कास्ट वाला जो सिस्टम है वो हमको फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है। कहां पर? इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम फ्लेक्सिबल। क्लियर है? आए यहां तक समझ में? और भी ढेर सारे फीचर्स थे, हम यहाँ पर मेन जो फीचर्स हैं उनको हाईलाइट करने वाले हैं। इससे रिलेटेड और भी ढेर सारी हैं जिन्हें आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मेनली क्या थे वो आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपका है कार्ल मार्क्स का एलाइनेशन। इसको अच्छे से समझिए, ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखिए। डिवीजन ऑफ लेबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर, अलाइनेशन, कार्ल मार्क्स का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जरूर नोट्स बनाइए, जो भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, साथ ही साथ जो भी आप बुक्स में अपने पढ़ रहे हैं, और अपने अकॉर्डिंग भी आंसर लिखना स्टार्ट करिए। मैं जो बता रही हूँ वो तो ठीक ही है, लेकिन आपको भी कुछ एग्जाम्पल्स जो अपने हिसाब से लगते हैं कि हमको इसमें ये वाली चीज जो है इंक्लूड करनी चाहिए, और ये वाला एग्जाम्पल और ज्यादा अच्छा है और ज्यादा सुइटेबल है, तो उनको भी नोट करते चलिए। ऐसा नहीं है कि आप आज आपने चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, फिर आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिया हमसे, फिर उसके बाद में आपने वन शॉट रिवीजन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आपने कहा मुझे पूरा चैप्टर आता है, तो वो जो 1-2 महीने का ड्यूरेशन होगा उसमें बहुत सी चीजें जो हैं आपके दिमाग से निकल जाएंगी, फिर आपको दोबारा से उतना ही पढ़ना पड़ेगा। अब अगर उतनी मेहनत दोबारा नहीं करना है, एक ही बार में जो है आपको लीजेंड प्रो मैक्स बन जाना है, सो क्या करिए, नोट्स बना के रखिए, ठीक है। नोट्स बनाएंगे तो आपको चीजें ध्यान में रहेंगी। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अभी हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी होती है ये भी देख लिया, उसके फीचर्स भी डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको भी आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से खुद से भी प्रिपेयर करना है ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ में। देखो, ह्यूमैनिटीज जो सब्जेक्ट होते हैं वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, आपको कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा अच्छे से समझ में आया है, आप अपने वर्ड्स में कितना अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो, साथ ही साथ आप एग्जाम्पल्स क्या यूज करो। अब एग्जाम्पल ऐसे नहीं कि भैया राजू का बेटा और ये और वो, ऐसे वाले एग्जाम्पल्स नहीं लेने हैं। एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकली हो, जो सोसाइटी में आप देख रहे हो कि ये एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं कि ऐसी चीज कभी हुई है, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उससे रिलेटेड जो इम्पैक्ट थे वो सारी चीजें हुई हैं, तो ही आप उसको इंक्लूड करोगे अपने आंसर में, ठीक है। सो इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग आंसर्स को फ्रेम करना स्टार्ट करिए। देन है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे द स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडियन सोसाइटी को यहां पर आप बहुत अच्छे से समझने वाले हो, ठीक है। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या इंपैक्ट्स हुई, ये सारा कुछ डिटेल में समझेंगे। सो द एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया इज इन मेनी वेज सिमिलर टू द वेस्टर्न मॉडल एंड इन मेनी वेज डिफरेंट। अब देखो, जो इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, कहां से स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन? चैप्टर 1 जरा रिकॉल करिए, स्ट्रक्चरल चेंज वाला, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होता है इंडियन सोसाइटी में। अच्छा, दोनों चीजें होती, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या एक चीज डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि जब हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब हमारे यहाँ पर अर्बनाइजेशन हुआ, तब हम एक कॉलोनी थे। किसकी कॉलोनी थे? ब्रिटिशर्स की, ठीक है। यानी इंडिया वॉज अंडर कॉलोनियल रूल, इंडिया वॉज अंडर कॉलोनियल रूल, और इसी वजह से जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो हमारे यहाँ पर अर्बनाइजेशन हुआ, ये दोनों ही डिफरेंट थे बाकी अदर कंट्री से। जैसे वेस्टर्न मॉडल में हुआ तो बहुत सी चीजें सिमिलर भी हैं और बहुत सी चीजें डिफरेंट भी हैं। लाइक लेट अस स्टार्ट विद वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस रिलेटिंग टू व्हाट काइंड ऑफ वर्क पीपल आर डूइंग। अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस से कि किस तरह का काम जो है वो लोग कर रहे हैं। बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड की सोसाइटीज कैसी हैं, इंडियन वर्ल्ड की सोसाइटीज कैसी हैं, इन एक बेसिस से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। क्लियर है? सो
इन डेवलप्ड कंट्रीज द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर इन द सर्विस सेक्टर फॉलोड बाय इंडस्ट्री एंड लेस देन 10% आर इन एग्रीकल्चर। अब देखो क्या एक ट्रेंड होता है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। इंडिया कैसी कंट्री है? डेवलप्ड है, बैकवर्ड है या डेवलपिंग है? कैसी कंट्री है इंडिया? इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, अब हम यहां पर देखने वाले हैं दो ट्रेंड की, एक है डेवलप्ड कंट्रीज और एक है कौन सी आपकी डेवलपिंग। और डेवलपिंग कौन सी है? इंडिया। और डेवलप्ड का एग्जांपल क्या होगा? ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, सारा कुछ हम आपकी 12th की जो बुक 1 है उसके अंदर। डेवलपिंग में कौन सी आ जाएगी? इंडिया आ जाएगी। डेवलप्ड में आ गई जैसे आपकी यूएसए आ गई एक्सेट्रा। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां का एक जो ट्रेंड होता है वो ये है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वर्क कर रही है सर्विस सेक्टर के अंदर। 3 सेक्टर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर, देन है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, देन है आपका सर्विस सेक्टर। ये 3 सेक्टर होते हैं। एग्रीकल्चर, जहां पर एग्रीकल्चर रिलेटेड सारा वर्क होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रीज सेकंड सेक्टर। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, इसको सेकेंडरी सेक्टर और इसको टर्जरी सेक्टर। टर्जरी सेक्टर जहां पर हम सर्विसेज की बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जहां पर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, एंड प्राइमरी सेक्टर जहां पर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं। सो ये एक चीज कह रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां पर मेजॉरिटी सर्विस सेक्टर में इंगेज्ड होती है, देन उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर में होती है, एंड फाइनली लेस देन 10%, कितना? लेस देन 10% एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंगेज्ड होती है। यानी डेवलप्ड कंट्रीज में जो पीपल हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर वर्क कर रहे हैं? डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे ज्यादा पीपल सर्विस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, फिर उसके बाद में इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, फिर इसके बाद में लेस देन 10% मतलब बहुत छोटी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में वर्क कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट सपोज डेवलप्ड कंट्रीज में 100 पीपल रह रहे हैं, जस्ट सपोज, तो अराउंड 50% कहां पर है? सर्विस सेक्टर में, अराउंड 40% कहां है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एंड अराउंड 10% है आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर। ये कहां का ट्रेंड है? ये ट्रेंड है डेवलप्ड कंट्रीज का। नाउ इन इंडिया in the year 2018-19 nearly 43% were employed in the primary sector, that is agriculture and mining, 17% in the secondary sector, manufacturing, construction and utilities, and 32% in the tertiary sector, that is trade, transport, financial services, etc. यानी हमारे यहाँ का जो ट्रेंड है वो कैसा है? अकॉर्डिंग टू 2018-19 डेटा 43% जो है वो प्राइमरी सेक्टर में है। ठीक है, 43% प्राइमरी सेक्टर में, देन आपके 17% जो है वो कहां पर हैं? सेकेंडरी सेक्टर में, एंड 32% इन दी टर्जरी सेक्टर, 32% इन टर्जरी सेक्टर। और ये डेटा है 2018-19 का, यानी बहुत ही रिसेंट का डेटा है, कंटेम्प्रेरी इंडिया का डेटा है ये। ठीक है, इससे पहले की अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ पर इवॉल्व ही नहीं हुआ था, बहुत बाद में इवॉल्व होता है, अराउंड आफ्टर 1990s मान सकते हैं कि एक मतलब जो पूरा इवोल्यूशन है एक तरीके से सेटल जो हो जाता है ये वाला सिस्टम, ये होता है हमारा टर्जरी सेक्टर कब? आफ्टर 1990s। और जो सेकेंडरी सेक्टर है ये होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मतलब हम ये बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये सेक्टर पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन एक तरीके से जब ये पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाते हैं इंडियन सोसाइटी में, तो ये हमको स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छे से, इंडस्ट्रियलाइजेशन हालांकि प्री जो कॉलोनियल टाइम से सॉरी आपके वहां से ही स्टार्ट हो जाता है, बट एस्टैब्लिश्ड होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और स्टार्टिंग से ही प्राइमरीली इंडियन सोसाइटी रही है एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी, जहां पर मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन और अराउंड आई विल से 85% ऑफ द पॉपुलेशन स्टार्टिंग से ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज्ड थी। ठीक है, और जो कि सारा वर्क रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ही करते थे, सिर्फ 15% बाकी अदर एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड थे। इसके बाद में धीरे धीरे ट्रेंड जो है वो चेंज होता गया, और 2018-19 के डेटा के अकॉर्डिंग 43% कहां पर है? एग्रीकल्चरल सेक्टर में, 17% है आपके इंडस्ट्रीज में, एंड 32% है आपके सर्विस सेक्टर में। दैट इज अ गुड इंडिकेटर दैट वी आर बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, इंडिया अभी क्या है? अभी डेवलपिंग है, हम धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्रीज होते जा रहे हैं।
However, if we look at the contribution of these sectors to economic growth, the share of agriculture has declined sharply and services contribute approximately more than half. अब वहीं अगर हम बात करें कि इसका contribution क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो जहां एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पीपल एम्प्लॉयड हैं, वहीं उसका एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक ग्रोथ में जो शेयर है वो सबसे ज्यादा कम है. देखो क्या एक चीज कह रहे हैं, अगर एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर बात करें कि कौन सबसे ज्यादा कहां वर्क कर रहा है, so out of 100, just suppose out of 100 50 people एग्रीकल्चर में है, ठीक है, 15 जो है आपके कहां पर है इसमें सेकेंडरी सेक्टर में यानी इंडस्ट्रीज में, और 35 जो है वो है आपके सर्विस सेक्टर के अंदर. ठीक है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर. अब अगर हम बात करें कि ये जो इतने ज्यादा एम्प्लॉयड हैं, सो इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. सो अब जैसा कि देखने में लग रहा है 50% या फिर 50 जो है वो कहां पर एम्प्लॉयड हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में. तो सबसे ज्यादा शेयर तो इकोनॉमिक ग्रोथ में एग्रीकल्चर का होना चाहिए, बट इसका अपोजिट है. सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद में इंडस्ट्रीज का है, और सबसे कम है एग्रीकल्चर का. यानी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ में डिक्लाइन होता जा रहा है, और सर्विसेज का मोर देन हाफ कंट्रीब्यूशन है. सॉरी, कितना मोर देन हाफ कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस सेक्टर का. क्लियर है, आया समझ में. तो इस तरह का ट्रेंड है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में. And this is a very serious situation because it means that the sector where the maximum people are employed is not able to generate much income for them. और ये एक serious issue है. क्यों है? क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा people employed हैं, वहाँ पर economic growth का share सबसे ज़्यादा कम है. So that is not a good indicator. And in India in 2018-19, the share of employment in agriculture was 42.5%, in mining 0.4%, in manufacturing 12.1%, in trade, hotel, restaurant 12.6%, in transport, storage, communication 5.9%, in community, social and personal services 13.8%. तो कुछ इस तरीके का कंट्रीब्यूशन है इंडियन सोसाइटी का. ठीक है, आया समझ में. अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसे कुछ इस तरीके के चार्ट्स आपके बुक में दिए हैं आपको, सो आप उन चार्ट्स को अच्छे से रीड करिए. इनके जो है डायग्राम्स के थ्रू आप इनको एक्सप्लेन करिए. इसका डायग्राम हम बनाएंगे जब हम इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हम इन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, डेटा के थ्रू करेंगे सारा कुछ. अब अभी यहाँ पर क्या चीजें याद रख सकते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ इंडिया में, लेकिन ये जो मैंने आपको ट्रेंड पढ़ाया डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है. ये तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग, आपको समझाने के लिए इस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर होते हैं. आप कैसे बना सकते हो, देखो आपने बताया सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये आपने कहां पे पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आपने. ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी नहीं भी पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए. ये हो गए 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं. एक है आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर, ऐसा पूरे लिखिएगा, मेरे जैसे फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख दीजिएगा. ठीक है, देन है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, या फिर आपने लिखा सर्विस सेक्टर और टर्शरी सेक्टर. इस तरीके से चार्ट बनाओ. फिर बताओ कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो ट्रेंड है वहां सर्विस सेक्टर ज्यादा है, देन इंडस्ट्रियल है, देन एग्रीकल्चर है, लेकिन इसका अपोजिट ट्रेंड देखने को मिल रहा है कहां पर हमको, डेवलपिंग कंट्रीज में. डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, सबसे ज्यादा शेयर होता है एग्रीकल्चर का, फिर उसके बाद में इंडस्ट्रीज का होता है, फिर सर्विस सेक्टर का होता है. वैसे ही सेम ट्रेंड इंडिया में भी है, लेकिन रिसेंट डेटा देखें 18-19 का जो आपको पढ़ाया जा रहा है, सो उस डेटा के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा है, फिर सर्विसेज का है, फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर का है. किसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये आपको ध्यान में रखना है, और ये जो यहाँ पर आपको बताया कंट्रीब्यूशन, इसको भी आपको ध्यान में रखना है. ऐसा नहीं है कि डेटा है तो आप सोचो डेटा नहीं पूछा जाएगा तो हम इसको छोड़ देते हैं. छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है, आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी हायर स्टडीज के लिए भी. Now another major difference between developing and developed countries is the number of people in regular salaried employment. अब हम जो डिस्कस कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया की, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं. तो एक डिफरेंस हमने देखा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बेसिस पर, या फिर उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ में, इस बेसिस पर हमने देखा.
सेकेंडली अगर हम देखें किस बेसिस पे, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर, यानी कि कितने नंबर ऑफ पीपल हमारे यहाँ पर उनको रेगुलर सैलरी मिलती है और वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में है, यानी उनके पास में जॉब है और उनको उसके लिए जो है सैलरी मिल रही है रेगुलर। ठीक है, इसके बेसिस पर हम सेकेंडली यहाँ पर देखने वाले, मतलब इस बेसिस पर हम सेकंड डिफरेंस देखेंगे। सो इन डेवलप्ड कंट्रीज द मेजॉरिटी आर फॉर्मली एम्प्लॉयड। अब इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था, यहाँ पर एक बार वापस से समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छे से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। सो हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है इंडिया में, आप लोग नोट कर रहे हैं ना मेरे साथ में। सो देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ इंडिया में, उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं रिलेटेड टू वेस्टर्न वर्ल्ड। क्या है? डिफरेंसेस हैं विथ वेस्टर्न वर्ल्ड। और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? डेवलप्ड कंट्रीज को। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज। सो डेवलप्ड कंट्रीज और हमारी डेवलपिंग कंट्री इंडिया। ठीक है, इंडिया और ये डेवलप्ड कंट्रीज, इन दोनों के बीच में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसमें क्या डिफरेंसेस हैं ये हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया आपका कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड सेकेंड हम अब देख रहे हैं यहां पर नंबर ऑफ people, number of people in regular salaried employment। ठीक है, ये क्या है? सेकंड बेसिस ऑफ डिफरेंस। अब इस सेकंड बेसिस ऑफ डिफरेंस को हम अच्छे से समझने वाले हैं। लाइक नंबर ऑफ पीपल इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। डेवलप्ड कंट्रीज हैं एक तरफ, एक तरफ है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज। हमने एक पढ़ा था फॉर्मल और एक इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, एक क्या पढ़ा था? फॉर्मल पढ़ा था, एक पढ़ा था इनफॉर्मल सेक्टर। इन जनरल सेक्टर को अगर हटा भी दें तो फॉर्मल इनफॉर्मल का मीनिंग क्या होता है? फॉर्मल जहां पर सारी चीजें रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू वर्क कर रही हैं। ठीक है, जहां पर क्या है? रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। इनफॉर्मल जहां रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, हर चीज जो है वो अकॉर्डिंगली मतलब जस्ट वर्क कर रही है। ठीक है, जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं दैट विल बी इनफॉर्मल। अब कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो मेजॉरिटी है वो फॉर्मली एम्प्लॉयड है। ठीक है, मेजॉरिटी क्या है? फॉर्मली एम्प्लॉयड, यानी ज्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि मेजॉरिटी जो है पीपल की वो फॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रही है। फॉर्मल सेक्टर यानी एक ऐसा सेक्टर जहां पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंडस्ट्री, वॉट एवर इट इज, वो वर्क कर रही है। ठीक है, इन इंडिया ओवर 52% वर्कर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इंडिया का ट्रेंड देखो, 52% वर्कर्स सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद से काम कर रहे हैं। खुद से काम कर रहे हैं इन द सेंस कि कारपेंटर हैं, उसके बाद में जो है आपके वीवर हैं, और भी ऐसे ढेर सारे जो टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं। ये सारी चीज़ें क्या होगी? ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ गई। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोग भी आ जाते हैं। इसी में जो आप रास्ते से निकलते हैं और आपको आस पास में जो स्ट्रीट्स पे आपको ठेले वाले लगते हैं वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये सब आ गए आपके सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज सेल्फ एम्प्लॉयड इन इंडिया। 24% जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में है। ठीक है, कितनी पॉपुलेशन? 24%, और 24% ही कैजुअल लेबर है। ठीक है, 24% ही क्या है? कैजुअल लेबर, जो वर्कर्स लेबरर्स की तरह वर्क कर रहे हैं, यानी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बोल सकते हैं हम ऐसा। और 24% रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में है। शायद ये लोग जो है फॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। अब ये शायद का सही बात क्या है, मतलब वो हम समझेंगे।
Economists and others often make a distinction between the organized or formal and unorganized or informal sector. अब formal और informal sector को जो है define किया जाता है, बहुत सारे debates हैं formal informal को लेके, लेकिन सबसे simple सी जो definition होती है that is according to one definition, the organized sector consists of all units employing 10 और more people throughout the year. यानी पूरे साल भर में 10 या उससे ज्यादा लोगों को employment provide कर रही है, that is organized sector और that is formal sector. These have to be registered with the government. जो formal sector होता है, जो organized sector होता है, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, employment provide करना है, ठीक है, within a year 10 और more people को, ये first point हो गया. Second है आपका कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, एंड टू द गवर्नमेंट इंश्योर दैट देयर एम्प्लॉइज गेट प्रॉपर सैलरीज और वेजेस, पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स. रजिस्टर्ड होनी चाहिए विथ गवर्नमेंट. आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हो, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है. आप अपने एम्प्लॉइज को रेगुलर सैलरी, वेजेस जो भी आपके यहाँ पर है और जो भी अदर बेनिफिट्स होने चाहिए, बाद में पेंशन वगैरह, ये सारी चीजें आप प्रोवाइड करोगे अपने एम्प्लॉइज को, ठीक है. जहां भी आपको ये फीचर्स देखने को मिलेंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज फॉर्मल सेक्टर, ठीक है. उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी और द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. In India, over 90% of the work, whether it is agriculture, industry or service sector, is in unorganized or informal sector. यानी हमारी इकोनॉमी ज्यादातर किस एक चीज पर बेस्ड है, इनफॉर्मल सेक्टर पर. मतलब मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, और मोर देन हाफ के 90% ही बात कर रहे हैं हम तो, कि 90% पॉपुलेशन इंडिया में जो कि इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करी है जो गवर्नमेंट के साथ में क्या नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, जो कि साल में 10 या उससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करती है, जहां पर रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट के जो है फॉलो नहीं किए जाते हैं या उन्हें नहीं माना जाता बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड. यहाँ पर रेगुलर सैलरीज मिलेंगी, वेजेस मिलेंगे, पेंशन मिलेंगे, अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती बिकॉज दे आर दी अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. सो ये एक ट्रेंड, जो सेकंड बेसिस ऑफ डिफरेंस हम देख रहे हैं कि कितनों को रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, कहां पर, तो डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर फॉर्मली एम्प्लॉयड है, यानी कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड यहाँ पर ज्यादा है, दैट्स व्हाई दे आर द डेवलप्ड कंट्रीज. एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं यहाँ पर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है. इंडिया की बात करें तो 90% है हमारे यहाँ पर, इसीलिए हम जो हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट है वो डिफरेंट है. इस तरह से हम डिफरेंट हैं कंपैरेटिवली विथ कौन सी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज. क्लियर है, ये वाले पॉइंट्स आप नोट कर लो कि जो है आपके फॉर्मल सेक्टर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, और इसका बिल्कुल अपोजिट है आपका इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. क्लियर है, आया यहां तक समझ में सारा कुछ कि किस तरह से डिफरेंसेस हैं इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन की. जब हम बात कर रहे हैं सो जो हमारा वेस्टर्न मॉडल है वो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न मॉडल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो बहुत डिफरेंट है, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स हुए, लेकिन हमारे यहाँ पर इसके हमको जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट्स फेस करने पड़े हैं. इंडियन सोसाइटी की हम बात करें सो प्राइमरीली अग्रेरियन सोसाइटी रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में कोप अप बहुत लेट कर पाए, और इसी वजह से सर्विस सेक्टर भी हमारे यहाँ पर बहुत लेट जो है वो एस्टैब्लिश हो पाता है. लेकिन हालांकि ये एक चीज अच्छी है कि सर्विस सेक्टर इंडिया में अब ग्रो कर रहा है, और इसीलिए उसका जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कंट्रीब्यूशन भी अच्छा है, ठीक है. फिर इसके बाद में हमारे यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा है. हमारे यहाँ फॉर्मल सेक्टर में करीब 10% लोग जो हैं वो फॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, बाकी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा पॉइंट नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए. क्लियर है, आया समझ में, अच्छे से आगे समझ में इंडिया की सोसाइटी किस तरह से और इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से हुआ. अब किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ अब ये डिस्कस करेंगे. इंडियन सोसाइटी आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी अर्ली ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, कैसे हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है. जो हम ट्रेंड्स को स्टडी कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के इंडियन सोसाइटी के अंदर, कि जैसे हमारे यहाँ पर जो है सर्विस सेक्टर फिर इवॉल्व हुआ, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को जैसे मैंने आपसे कहा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हुआ था, सो वो क्या सारी चीजें थी इससे अब डिटेल में समझेंगे. यहाँ तक क्लियर था. देन द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया वर कॉटन, जूट, कोल माइंस एंड रेलवेज. देखो
हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट किया? सो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया। यही जो है वो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसे भी इंडिया में यही लेके आते हैं। हमारे यहाँ तो विलेज इंडस्ट्रीज ऑलरेडी सेटअप हुआ करती थी, लेकिन उन सभी को बंद करवा दिया इनने, अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया के ऊपर जो है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हमारे यहाँ पर रेलवेज की जरूरत थी, रेलवेज ब्रिटिशर्स की गाइडेंस के अंदर में हमारे यहाँ पर सेटअप होता है, एस्टैब्लिश होता है। और स्पेशली इनिशियली इंडिया में जो पहली मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो थी कॉटन, जूट, कोल माइंस और रेलवेज। ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी? सो कॉटन, जूट, कोल माइन और रेलवेज। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक ओवर द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। अभी तक जो पूरा सिस्टम था वो किसके अंडर में था? सो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था। ठीक है, किसके अंडर में इंडियन सोसाइटी वर्क कर रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। अब हम हो गए इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हो गए 1947 में। अब आफ्टर 1947 क्या हुआ? जो इकोनॉमी की कमांडिंग हाइट्स थी, यानी इकोनॉमी की कमांड अब किसके पास में चली गई? इंडियन गवर्नमेंट के पास में। अब इंडियन गवर्नमेंट सारा कुछ संभालेगी। So this involved defense, transport and communication, power, mining and other projects which only government had the power to do and which was also necessary for private industries to flourish. अब क्या होता है? गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है पूरी इकोनॉमी के, मतलब इकोनॉमी का कमांड जो है अब वो गवर्नमेंट के हाथों में है। गवर्नमेंट जो है ढेर सारी पॉलिसीज, प्लान्स के थ्रू क्या करती है? सारा कुछ रेगुलेट करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड। धीरे धीरे ये होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ हम जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उन सभी को भी रेगुलेट करते हैं। कैसे? देखो, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, माइनिंग और बाकी अदर जो भी सारी चीजें थी, जो अदर प्रोजेक्ट्स थे विच ओनली गवर्नमेंट हैड द पावर टू डू एंड विच वाज आल्सो नेसेसरी फॉर प्राइवेट इंडस्ट्रीज टू फ्लरिश, ये सारी कुछ चली जाती हैं गवर्नमेंट के हाथों में। अब ये सारा कुछ कौन संभालेगा? गवर्नमेंट संभालने वाली है। एंड इन इंडियाज मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी सम सेक्टर्स वर रिजर्व फॉर गवर्नमेंट व्हाइल अदर्स वर ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर। अब देखो, इंडिया में हमने किस तरीके की इकोनॉमी एस्टैब्लिश की? हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का जो सिस्टम था उसको अडॉप्ट किया, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते थे डेवलपमेंट। मतलब 50% गवर्नमेंट, 50% प्राइवेट सेक्टर जो था वो दोनों मिलके जो है गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे ना। बट विद इन दैट द गवर्नमेंट ट्राई टू इंश्योर थ्रू इट्स लाइसेंसिंग पॉलिसी दैट इंडस्ट्रीज वर स्प्रेड ओवर डिफरेंट रीजन्स। देखो क्या एक चीज हो रही थी कि इंडिपेंडेंस के बाद में गवर्नमेंट ने सारी चीजों को, मतलब जितनी भी जो भी इंडस्ट्रीज अभी हमने डिस्कस करी, सभी की पावर आ गई थी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास में। लेकिन हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है अडॉप्ट किया था, जिसके थ्रू हम प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा देते थे और साथ ही साथ में गवर्नमेंट के भी 50% जो है शेयर्स हुआ करते थे, मतलब आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट। सॉरी, अब क्या होता है कि गवर्नमेंट एक चीज ये भी इंश्योर करना चाहती है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ ही रीजन्स में जो है इंडस्ट्री सेटअप होकर रह जाए और बाकी अदर रीजन्स में इंडस्ट्री सेटअप ही ना हो। इसके लिए उन्होंने लाइसेंसिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी। ठीक है, ताकि लाइसेंसिंग के थ्रू हम डिफरेंट जितने भी रीजन्स हैं उन सभी में इंडस्ट्रीज को सेटअप कर पाए, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट से इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस एक्वायर करना पड़ता था ना। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड मेनली इन पोर्ट सिटीज लाइक मद्रास, बॉम्बे, कैलकाता, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस दीज इंडस्ट्रीज वर spread to other places like बड़ौदा, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, पुणे, फरीदाबाद, राजकोट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी पहले जो इंडस्ट्रीज थी वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ एस्टैब्लिश थी? मद्रास है, बॉम्बे है, कलकत्ता है। लेकिन बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में जब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल रीजन्स मतलब बनाने स्टार्ट करे, इंडस्ट्रीज को सेटअप करना, तो कहाँ पे की? फिर बड़ौदा है, जैसे आपका कोयम्बटूर है, बेंगलोर है, पुणे है, फरीदाबाद है, राजकोट है, ये सभी मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स बन गए। एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो to encourage the small scale sector through special incentives and assistance। और फिर गवर्नमेंट ने क्या ट्राई किया कि अब जो है हम स्मॉल स्केल सेक्टर को भी बढ़ावा देंगे। अभी तक तो हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, अब हमने कहा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो एमएसएमईज वगैरह होते हैं, हम उनको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देंगे। और इसका कारण क्या था कि एमएसएमईज जो होती हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इन्हें बढ़ावा देना और ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। सो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स और असिस्टेंस के थ्रू इन्हें भी एंकरेज करेंगे। Many items like paper and
वुड प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी, ग्लास एंड सेरामिक्स वर रिजर्व्ड फॉर दी स्मॉल स्केल सेक्टर। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि हमने स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखे थे, जैसे कि हो गया आपका पेपर, वुड प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी, ग्लास, सेरामिक्स एक्सेट्रा। ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। एंड इन 1991 लार्ज स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयड ओनली 28% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स engaged in manufacture, while the small scale and traditional industry employed 72%। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। जैसे 1991 में 72% ऑफ द पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो स्पीड अप होता है इंडियन सोसाइटी के अंदर, और धीरे धीरे फिर ढेर सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ग्रो होती हैं। और इसी के साथ में जब हम 1991 में एलपीजी की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो वहां से क्या होता है, लाइसेंसिंग खत्म हो जाती है। जो अभी तक इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी थी वो खत्म हो जाती है, तो फिर और ज्यादा तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ पर होता है। प्राइवेटाइजेशन के साथ में और ढेर सारी इंडस्ट्रीज जो है सेटअप होती हैं, एमएनसीज जो हैं वो सेटअप होती हैं, और इस तरीके से हमारा जो पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो बूस्टअप हो जाता है इंडियन सोसाइटी के अंदर। इसी में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड चेंजेस इन इंडियन इंडस्ट्री, कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन से किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इंडियन इंडस्ट्री में। क्लियर है? Since the 1990s, however, the government has followed a policy of liberalization. Private companies, especially foreign firms, are encouraged to invest in sectors earlier reserved for the government, including telecom, civil aviation, power, etc. अब क्या होता है 1991 के बाद में जो गवर्नमेंट है वो एलपीजी की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। एलपीजी क्या है आपका? लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एलपीजी। ठीक है, गवर्नमेंट ये वाली पॉलिसी अडॉप्ट करती है। अब लिबरलाइजेशन के अंदर हम क्या इंश्योर कर रहे हैं? फ्री ट्रेड। ठीक है, लेजेस फेयर की पॉलिसी, जहां पर हम फ्री ट्रेड करेंगे, टैक्सेस वगैरह नहीं होंगे और ये सारी चीजें। ग्लोबलाइजेशन यानी पूरा वर्ल्ड अब हो गया एक मार्केट, सभी कंट्रीज ने अपनी अपनी बाउंड्रीज को जो है ओपन कर लिया है और अब हम सभी एक हैं। ठीक है, और हम सभी एक हैं तो हम साथ में ट्रेड करते हैं, साथ में रहते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्रीज जो भी सेटअप हो रही है, एमएनसी, पूरा वर्ल्ड हो गया एक मार्केट। अब जितना भी काम होगा पूरी इकोनॉमी एक साथ में वर्क करने वाली है। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी हो चुकी है। प्राइवेटाइजेशन, जहां हम प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दे रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर्स इन द सेंस क्या? एक होगी आपकी गवर्नमेंट जिसे हम पब्लिक कहते हैं, एक होता है आपका प्राइवेट जिसे हम जो है, जैसे आपके कैपिटलिस्ट सिस्टम हमने पढ़ा प्राइवेटाइजेशन के अंदर, और भी ऐसे ढेर सारे, जहां हम प्राइवेट पीपल को बोल रहे हैं कि आप भी आइए और इन्वेस्ट करिए। ठीक है, क्लियर है? ये पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी। अब 1991 के बाद में लिबरलाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं, स्पेशली जो फॉरेन फर्म्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं एमएनसीज। एमएनसीज का क्या फुल फॉर्म होता है आपका? मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, एमएनसीज को हम एंकरेज करते हैं कि अब आप भी आइए और जो सेक्टर पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थे, अब आप उसमें इन्वेस्ट करिए। जैसे कि टेलीकॉम हो गया आपका, सिविल एविएशन हो गया, पावर हो गया, एक्सेट्रा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि गवर्नमेंट के पास में कौन कौन से सेक्टर्स थे, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास में रिजर्व थे। अब हमने वहां पर प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री दे दी है। एंड लाइसेंसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ओपन इंडस्ट्रीज। अब जो है इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए लाइसेंसेज की जरूरत नहीं है, आप जाइए और इंडस्ट्रीज को ओपन करिए। फॉरेन प्रोडक्ट्स आर नाउ इजीली अवेलेबल इन इंडियन शॉप्स। अब इजीली देखो, इसकी वजह से हुआ क्या था? सबसे पहली चीज तो बाहर की जो फर्म्स थी, फॉरेन फर्म्स थी, वो इंडिया में आके सेटल होना स्टार्ट हो जाती हैं। फ्री ट्रेड है, आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिस वजह से अब इजीली हमारे यहाँ पर इंडियन शॉप्स में हमको फॉरेन प्रोडक्ट देखने को मिलते थे। पूरा मार्केट एक हो चुका था, ग्लोबल इकोनॉमी बन चुकी थी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन मेनी इंडियन कंपनीज स्मॉल एंड लार्ज हैव बीन बॉट ओवर बाय मल्टीनेशनल। लेकिन इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी थे। क्या थे नेगेटिव इंपैक्ट्स? कि जो हमारे इंडियन कंपनीज थी, ठीक है, हमारी जो इंडियन कंपनीज थी, उन्हें फॉरेन फर्म्स या मल्टीनेशनल्स जो हैं
वो टेक ओवर कर लेती हैं। एंड एट द सेम टाइम सम इंडियन कंपनीज आर बिकमिंग मल्टीनेशनल कंपनीज, और इसी टाइम पे ये भी हुआ कि बहुत सी जो इंडियन कंपनीज थी वो मल्टीनेशनल कंपनीज बनती जा रही थी, वो अपनी जो भी ब्रांचेस थी उन्हें बाकी फॉरेन कंट्रीज में लेके जा रही थी, सेटल कर रहे थे। द नेक्स्ट मेजर एरिया ऑफ लिबरलाइजेशन इज इन रिटेल। सेकंड जो हमको देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिला, रिटेल में। ये मैं आपको ज्यादा डिटेल्स में जाके एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि किस तरह से जैसे जो इंडियन कंपनीज हैं उन्हें फॉरेन कंपनीज ने एक्वायर कर लिया, या इंडियन कंपनीज जो है जो बाहर की कंट्रीज में जाके सेटल हो जाती हैं, इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इसमें हमने कोका कोला कंपनी का एग्जांपल पढ़ा था, पार्ले का एग्जांपल पढ़ा था। सो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। आपको क्या ध्यान में रखना है, पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन हुआ तो इंडियन इंडस्ट्री में क्या इफेक्ट पड़ा, तो सबसे पहला हमें देखने को मिला कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो हमारे यहाँ पर सेटल होने स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सी इंडियन कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल बन जाती हैं। रिटेल में एक हमको ये चीज देखने को मिलती है। देन the government is trying to sell its share in several public sector companies, a process which is known as disinvestment. disinvestment हमें कैसे देखने को मिला, जैसे सपोज ये एक जो है कंपनी है, ये अभी तक पूरी तरह से टोटली गवर्नमेंट कंपनी थी। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके कुछ शेयर्स को सेल कर देगी। किसको सेल कर देगी, प्राइवेट पीपल को, जिसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब ये डिसइन्वेस्टमेंट के हमने बहुत सारे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखे थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी देखे थे कि क्या हुए थे। जब हम जो है ज्यादा प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो उसकी वजह से हमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में इन सारी चीजों को बता रही हूँ, आपको डिटेल में पढ़ना है। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि जो हमने डिटेल वीडियो बनाए हैं आप उनको अच्छे से देखिए। अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो, और रिवाइज कर रहे हैं, सो इट इज वेरी स्मूथली गोइंग ऑन। ठीक है, देन क्या होता है, many government workers are scared that after disinvestment they will lose their jobs and more companies are reducing the number of permanent employees and outsourcing their work to smaller companies or even to homes। अब एक चीज हमको क्या देखने को मिलती है ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन होने के बाद में, सबसे पहली चीज तो देखो क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बन गया। अब आपको अमेरिका का प्रोडक्ट इंडिया में मिल सकता है, इंडिया का प्रोडक्ट कनाडा में मिल सकता है, कनाडा का प्रोडक्ट चाइना में मिल सकता है, चाइना का प्रोडक्ट आपको जो है अमेरिका में मिल सकता है। यानी पूरा वर्ल्ड हो चुका है एक मार्केट। ट्रेड बढ़ गया है, ठीक है, सभी कंट्रीज आपस में एक दूसरे से ट्रेड करें। जैसे सपोज जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया जैसे बार्टर सिस्टम नहीं होता था पहले के समय में कि आपके पास में वीट है लेकिन आपको राइस की रिक्वायरमेंट है, कोई पर्सन है उसके पास में राइस है लेकिन उसको वीट की रिक्वायरमेंट, तो आपने उसको अपना वीट दे दिया, उससे आपने राइस ले लिया। इस तरीके से ट्रेड होता था। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया को आज के टाइम में बहुत सारे पोटेटोज की जो है रिक्वायरमेंट है, बहुत डिमांड है पोटेटो की, लेकिन इंडिया में उतना पोटेटो ग्रो नहीं हो रहा। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि यार रशिया के पास में तो बहुत अच्छा बम्पर प्रोडक्शन और अच्छे रेट्स में वो जो है ऑफर भी करा, तो उसने क्या किया, उससे परचेस कर लिया उसी चीज को। इंडिया में कोई चीज है जिसकी रिक्वायरमेंट रशिया में है तो रशिया ने दे दी। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कॉमोडिटी ही होती थी, लेकिन यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, मनी है। लेकिन चीज क्या है कि पूरा वर्ल्ड एक मार्केट है, आपको जहां से जो परचेस करना है, जो बाय करना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, आराम से करिए। अब जैसे पहले के समय में क्या होता था, इंडिया है, इंडिया में हो गया मान लो बल्क प्रोडक्शन हो गया वीट का, अब उतने वीट की इंडिया में डिमांड ही नहीं थी, तो वो वीट बेचारा जो है मतलब ऐसे ही चला जाता था, खराब हो जाता था। अब आपके पास में बल्क में प्रोडक्शन, आप देखो वर्ल्ड में कहां पर रिक्वायरमेंट है वीट की, कहां पर डिमांड है, आप उसको सेल आउट कर दो। आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट आप उनसे ले लो। सो यानी कि जो आपकी डिमांड से आप उसको फुलफिल कर सकते हो। फ्री ट्रेड है, ज्यादा टैक्सेस नहीं लगेंगे, आप इजीली ये सारी। अच्छा, ये जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन ये सारी चीजें हुई थी, तो इसमें हमने WTO का रोल भी पढ़ा था, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, कि कैसे वो इन सारी चीजों के लिए रूल्स रेगुलेशंस लेके आती है। ट्रेड होगा तो कैसे होगा, ठीक है, ट्रेड के अंदर क्या क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, जिसके थ्रू ये सारी चीजें वर्क करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका पूरा स्कूल है, जस्ट सपोज इसमें 12 क्लासेस हैं और फिर डिफरेंट सेक्शंस भी हैं, है ना। ये मान लेते हैं हम ये क्लासेस हैं, इन क्लासेस में सभी टीचर्स हैं, 1 2 3 4 5 ये सब टीचर्स हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं आपके स्कूल में, ठीक है। अब ये सब टीचर्स हैं, ये है एक प्रिंसिपल, ये सभी टीचर्स मान लेते हैं। अब इन टीचर्स को मान लेते हैं कंट्रीज, ये एक कंट्री, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, ऐसे ये डिफरेंट कंट्रीज हैं। ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं। ये कंट्रीज कंट्री के साथ में कर रही है, ये वाली कंट्रीज के साथ में कर रही है, सब आपस में एक दूसरे के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब जस्ट सपोज यहाँ पर कोई जो है डोमिनेट करने लग जाए, कोई डेवलप्ड कंट्री जिसके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज, जो सिर्फ एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता ही नहीं है, तो वो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में किसी कंट्री को एक्सप्लोइट
एक्सप्लॉइट करे, उसके साथ में जो है मतलब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ना करे, तो उसके लिए कौन होता है? प्रिंसिपल होता है ना, जो सारी चीजों को रेगुलेट करता है। वैसे यहाँ पर कौन है? यहाँ पे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इन सारी चीजों को रेगुलेट करती है ताकि चीजें अच्छे से हो, स्मूथली हो। ठीक है, अब ये एक फायदा तो हुआ, इकोनॉमी ऐसे में आपकी ग्रो करेगी। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे, इंडस्ट्री सेटअप होंगी। अब मान लीजिए आपकी कंट्री है, ठीक है, हमारे यहाँ डिमांड तो है कि यार इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए, इस चीज की इंडस्ट्री हो, उस चीज की इंडस्ट्री आएगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। वो एक डिफरेंट केस है कि मशीन्स के आने से जो है ह्यूमन का एम्प्लॉयमेंट छिन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पूरा वर्ल्ड जो है अभी अनएम्प्लॉयड तो बैठा नहीं है, इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बावजूद भी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से आप क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो। और ये जितना मैं बोल रही हूँ ये सब आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ट्रेड में फायदा हुआ, फिर WTO है, किस तरीके से रेगुलेशंस हो रहे हैं, फिर उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट आ गया। ठीक है, अब कोई इंडस्ट्री है, फॉरेन फर्म है, उसने इंडिया में इंडस्ट्री लगा ली अपनी, तो इंडिया में इंडस्ट्री लगाएगा तो उसके बाद में इंडियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी तो प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। कोई इंडियन इंडस्ट्री है, वो बाहर जाके सेटअप हो रही, तो इंडिया की वहां पे मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स की वहां पर जो डिमांड है ऑब्वियसली वो ज्यादा, तभी तो हमने इंडस्ट्री वहां पे सेटअप करी है। तो इस तरीके से जो है पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। और अल्टीमेटली किसको पूरा बेनिफिट हो रहा है? इकोनॉमी को पूरा बेनिफिट हो रहा है। आपकी कंट्रीज डेवलप हो रही हैं, आपके रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ में बन रहे हैं, पूरा वर्ल्ड जो है वो वन इकोनॉमी हो चुका है। ठीक है, इस तरह से हमने इसके बेनिफिट्स देखे। लेकिन इसके फिर जो है कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट को डिस्कस किया कि जो मल्टीनेशनल्स हैं, मल्टीनेशनल्स इंडियन कंपनीज को टेक ओवर कर ले रही हैं। रिटेल में जो है हमको थोड़ा बहुत जो है इसका एक मेजर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। क्या कर रही है गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट, जहां पर प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंदर होता क्या है, जैसे सपोज कोई कंपनी है, अभी तक वो गवर्नमेंट के अंडर में थी, यानी कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा था। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट की यार भैया वेजेस भी मिलेंगे टाइम पे, सैलरीज भी टाइम पे मिलेंगी, अदर बेनिफिट्स होंगे वो भी मिलेंगे, हमारे रिटायरमेंट के बाद में हमको पेंशन भी मिलेगी, ग्रेचुटी फंड भी मिलेगा, ढेर सारे बेनिफिट जो है हमको मिलेंगे, हमारी कंपनी रजिस्टर, ये सारी चीजें मतलब जो होती हैं इन जनरल। अब क्या कर दिया, वो चीज हो गई प्राइवेटाइज हो गई। ठीक है, प्राइवेट पर्सन का एक ही एम होता है, क्या एम होता है? प्रॉफिट मेकिंग। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रॉफिट जो है हमको बनाना है। ये किसका एम है? ये प्राइवेट प्लेयर्स का। जैसे हमने कैपिटलिस्ट पढ़ा था, कैपिटलिस्ट का एक ही एम होता है, प्रॉफिट मिलता जाना चाहिए सब जगह से, जितना प्रॉफिट आ रहा है वो सब हमको लेना है। तो यहाँ पर अब जो प्राइवेट पर्सन है वो ये देखता है कि भैया सरकार ने क्या करके रखा है कि एक काम करने के लिए 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ने वहां पर 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा और अच्छी खासी जॉब भी दे के रखी है, तो भैया हम इतना ज्यादा क्यों पे करेंगे, हम इन 10 एक्स्ट्रा लोगों को हटा देते हैं। जब 10 की जरूरत है तो 10 को ही रखेंगे, बाकी अदर को हम हटा देते। मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल है, ऐसा होता नहीं कि गवर्नमेंट जितने की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ले लेगी, उससे ज्यादा मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, दैट इज नॉट द केस। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि इनकी हमें जरूरत नहीं है, ये लोग उतना काम कर सकते हैं इजीली, और फिर अगर उनको लगता है कि इसकी जगह एक मशीन है जिसे लाके हमारा काम और अच्छे से होगा, हमें और प्रॉफिट होगा, तो वो इनको भी हटा देंगे और क्या करेंगे, उस मशीन को लेके आ जाएंगे। या फिर जो वो सेम काम उन्हें कम प्राइसेस कम सैलरी लेके कर रहा होगा तो वो उसको काम दे देंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड आउटसोर्सिंग। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को कम कर दो और फिर छोटी छोटी कंपनीज को या जो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको अपना काम देके उनसे फटाफट अपना काम करवा लो। ये कौन करती है? ये करती है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, जिससे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी जॉब्स को मतलब उन्हें लूज करना पड़ता है, वो बेचारे हो जाते हैं अनएम्प्लॉयड। सो ये भी एक इसका फैक्टर है। और फिर यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है आउटसोर्सिंग का, कि जो एम्प्लॉयज हैं उनसे काम नहीं करवा रहे हो, बल्कि जो जिन्हें आप बाहर से हायर कर रहे हो या फिर जो स्मॉलर कंपनीज हैं जो घर बैठ के काम कर सकते हैं, उन्हें अपना काम प्रोवाइड करके उनसे जो है आप काम करवा लीजिए। सो इस तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। देन फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज दिस आउटसोर्सिंग इज डन अक्रॉस द ग्लोब विथ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया प्रोवाइडिंग चीप लेबर। और करती क्या है, प्राइवेट कंपनी जो होती है, मल्टीनेशनल्स जो होती हैं, वो ये देखती हैं कि मुझे चीप लेबर कहां पर मिल रहा है। जैसे जस्ट सपोज कोई कंपनी है, ठीक है, ये एस कंपनी है, इसका जो ए एम्प्लॉय है वो किसी पर्टिकुलर, जैसे सपोज एक्स वर्क को करने के 10 रुपीज लेता है,
ठीक है। लेकिन सेम वर्क को अगर ये एस कंपनी इंडिया में करवाती है तो यहाँ का जो लेबर है वो 5 रुपीज लेता है, जस्ट सपोज एग्जाम्पल। सो ये कंपनी क्या सोचेगी, बेनिफिट कहाँ है, इस 5 रुपए में, ठीक है। तो वो क्या करेगी, इसको हटा देगी, इसको मतलब इससे जो है इसको जॉब पर से हटा देगी और अपना वर्क दे देगी इसको, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग से पहली चीज तो बहुत लोगों की जॉब चली जाती है और कंपनी ये सोचती है कि जहां पर मुझे चीप लेबर मिलेगा मैं वहां पर ही जो है जॉब मतलब मैं वहां से ही अपना काम करवा लूंगी। एंड बिकॉज स्मॉल कंपनीज हैव टू compete फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम द बिग कंपनीज, दे कीप वेजेस लो एंड वर्किंग कंडीशंस आर ऑफन पुअर। अब देखो आउटसोर्सिंग में होता क्या है, जो छोटी कंपनीज रहती हैं उन्हें चाहिए रहते हैं ऑर्डर्स और उन्हें इसके लिए कंपटीशन करना पड़ता है बिग कंपनीज से। अब जो बिग कंपनीज है उनके पास में ज्यादा हो सकता है कि ज्यादा स्किल्ड पर्सन हो, तो वो क्या करती है, वो अपने वेजेस को लो रख देती है। कौन सी कंपनीज, जो स्मॉल कंपनीज रहती हैं वो अपने वेजेस को लो रखती हैं और इसी वजह से जो वहां पर वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो भी पुअर होती हैं। मे बी वहां ज्यादा स्किल्ड पर्सन हो लेकिन क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया इसलिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट मतलब कंपटीशन में खुद को आगे रखने के लिए जो स्मॉल कंपनीज है वो यहाँ पर अपने वेजेस को भी लो रखती हैं और साथ ही साथ जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो भी पुअर होती हैं। एंड इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर ट्रेड यूनियंस to organize in smaller firms. Almost all companies, even government ones, now practice some form of outsourcing and contracting, but the trend is especially visible in the private sector. अब देखो आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि ट्रेड यूनियंस भी ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती हैं। जैसे हम ट्रेड यूनियंस के बारे में आगे पढ़ेंगे भी और अभी तक भी जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रेड यूनियंस ऑर्गेनाइज होती है वर्कर्स के राइट्स के लिए, लेकिन ये छोटे छोटे फर्म्स हैं यहाँ पर वो ट्रेड यूनियंस जो है ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती, उतना ज्यादा डिमांड्स को आगे जो है नहीं रख पाती हैं। एंड मोस्ट ऑलमोस्ट मतलब आज के टाइम में सभी कंपनीज, यहाँ तक कि गवर्नमेंट कंपनी जो है वो भी आउटसोर्सिंग को प्रैक्टिस करें, लेकिन स्पेशली ये एक चीज हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये जो ट्रेंड है दैट इज इन प्राइवेट sector. To summarize, India is still largely an agricultural country. अब यहाँ से सारी चीजों को अभी तक जो हमने पढ़ा अगर हम उसको समराइज करें कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और इन दोनों से क्या चेंजेस हमें इंडियन इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। सो इंडियन इंडस्ट्री इंडिया जो है वो आज भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। दैट इज अ डिफरेंट केस कि हमने बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर लिया है, सर्विस सेक्टर को भी जो है हम मतलब आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है भी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। लेकिन आज भी हमारे यहाँ पर अराउंड 60% अप्रोक्सीमेटली 60% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज में वर्क कर रही है, यानी एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में है। The service sector like shops, banks, IT sector, hotels, other services are employing more people and the urban middle class is growing along with urban middle class values like those we see in television serials and films. अब इसी के साथ में इसी 60% के अलावा जो हमारे यहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे अर्बनाइजेशन का हम ट्रेंड पढ़ते हैं दैट इज 67% एंड 33%, यानी कि 33% अर्बनाइजेशन अभी तक इंडिया में हुआ है, यानी नंबर यहाँ भी कम है और इतनी परसेंट पॉपुलेशन आज भी रूरल एरियाज में रह रही है। अब जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर एम्प्लॉयड है, सर्विस सेक्टर में, लाइक दे आर वर्किंग इन शॉप्स, बैंक्स, आईटी इंडस्ट्री, होटल्स एक्सेट्रा। एंड ये क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं और इसकी वजह से एक अर्बन मिडिल क्लास जो है वो ग्रो कर रही है अर्बन मिडिल वैल्यूज के साथ में। But we also see that very few people in India have access to secure jobs, with even the small number in regular salaried employment becoming more insecure due to the rise in contract labor. और इतने के बाद भी जो हम बात कर रहे हैं कि 67% जो है वो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन में इंगेज्ड है, 33% जो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं जो कि सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंगेज्ड है, यानी इन ऑक्यूपेशंस में वर्क कर रहे हैं। इसके बाद भी इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन अभी भी उनके पास में मतलब उनकी जो जॉब्स हैं वो इनसिक्योर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर 90% पीपल एम्प्लॉयड है कहाँ पर, आपके इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। 90% पीपल अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करें, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जिसकी वजह से उनकी जो जॉब्स हैं वो सिक्योर नहीं है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में बहुत ही स्मॉल नंबर है, अराउंड 10% और 10% से भी लेस, जो कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में वर्क कर रहे हैं। सो इन सभी और जो भी रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में है उनकी जॉब भी कहीं ना कहीं खतरे में है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट लेबर,
ठीक है, जो सिस्टम हमने पहले पढ़ चुके हैं। सो दिस वाज ऑल द ट्रेंड्स रिगार्डिंग योर ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड इंडियन इंडस्ट्री। एंड सो फार एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट वाज अ मेजर एवेन्यू फॉर इंक्रीजिंग द वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन, बट नाउ इवन दैट इज कमिंग डाउन। और ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बाद में हुआ क्या, गवर्नमेंट ने अपना इंटरफेरेंस जो है उसको कम कर लिया। और क्योंकि अब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो चुका है, जिसकी वजह से पहले मतलब जो एक चांसेस होते थे कि गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी, अब वो एम्प्लॉयमेंट भी उतना ज्यादा क्रिएट नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ही कम हो चुका है। And some economists debate this, but liberalization and privatization worldwide appear to be associated with rising income inequality. हालांकि इसमें बहुत सारे डिबेट्स हैं कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा कि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी थे, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी थे। वैसे ही ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इनके भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट्स थे, इवन प्राइवेटाइजेशन के भी, और बहुत सारे डिबेट्स भी इनके रिगार्डिंग चलते हैं। बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनकी वजह से जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्लियर है? आए यहां तक समझ में कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और इंडियन इंडस्ट्री, इनमें जो भी ट्रेंड्स रहे वो सारे क्या थे और इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो सब हमने एक बार वापस से रिकॉल कर लिए हैं। क्लियर है? आगे यहां तक समझ में। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाउ पीपल फाइंड जॉब्स। अब अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती कैसी हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में किस तरीके से होता है, कहां से स्टार्ट होता है, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरीके से होता है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इन सारी पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट होता है इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज के बारे में सारा कुछ जान लिया, वहां वर्क कैसे होता है ये भी हमने थोड़ा बहुत समझा है। साथ ही में अब देखेंगे कि आपको जॉब मिलती कैसे है। ठीक है, आपको अब जॉब करनी है, इंडस्ट्रीज में आप वर्क करोगे तो कैसे करोगे, तो बहुत सारे उसके तरीके होते हैं। लाइक एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, आपने बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे जहां पर जो है जॉब के लिए किस तरीके के प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है या कैसे पीपल की रिक्वायरमेंट है, हमको कैसे जो है एम्प्लॉइज चाहिए हैं, उनके ऐड बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं, टीवीज में भी देखते हैं, और आजकल तो आप लोग मोबाइल फोन्स में भी देखते होंगे। देन जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहां पर जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब कहीं पर रिक्वायरमेंट होगी पर्सनल की, सो वो क्या करेंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं, जिसमें हमने ढेर सारे एग्जांपल्स पढ़े, जैसे आपके कारपेंटर्स हो गए, वीवर्स हो गए, और ढेर सारे इलेक्ट्रीशियन है, ये सभी सेल्फ एम्प्लॉयड है। देन इसके बाद में जॉबर्स, जॉबर्स का यहाँ पर रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जॉब दिलवाते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी जो है जॉबर्स को हायर कर लेती है, जिसे हम मिडिल मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कहीं पर भी जैसे एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, कहीं भी जॉब है, तो वो आएंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे, फिर आपको उस जॉब से रिगार्डिंग सारी बातों को बताएंगे, और फिर अल्टीमेटली आप उस जॉब को करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। एक हमने पढ़ा बदली वर्कर्स का जो है पूरा कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर का। बदली वर्कर्स कौन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर ये जो है इतने एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं। नाउ जस्ट सपोज इस ई की जो है इसकी बहन की शादी है, सो इसको छुट्टी चाहिए। अब ये चला गया कुछ दिन के लिए छुट्टी पर, या फिर ये बीमार हो गया तो ये छुट्टी पर चला गया, सो इसके बदले में जो वर्कर आएगा और जब तक ये मतलब लीव पर होगा उतने दिन जो भी वर्क करने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं बदली वर्कर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। कॉन्ट्रैक्ट लेबर आप लोग बहुत अच्छे से समझती हैं, जो हम अभी तक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए अब बहुत बार इसके अंदर ढेर सारी चीजें हमने क्या पढ़ी कि पहले जो अग्रेरियन सोसाइटी हुआ करती थी, यहां पर जब सपोज आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, अग्रेरियन सोसाइटी में जनरली होता क्या था, प्राइमरी रिलेशनशिप्स हुआ करती थी। जो फार्मर्स वगैरह हैं, पीजेंट्स हैं, उन्हें घर में जो है शादी करनी है, मान लीजिए शादी में मतलब ये हमारे यहाँ का कहीं ना कहीं कल्चर के ही अंदर था कि डाउरी भी दी जाती थी। ठीक है, अब उसके लिए उन्हें पैसे चाहिए होते थे, लेकिन इतने ज्यादा वो लोग वेल एस्टैब्लिश नहीं होते थे, इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, लैंडलॉर्ड्स जो होते थे, जमींदार जो होते थे, उनसे जाके लोन्स ले लिया करते थे। उस लोन के बदले में वो जो लैंडलॉर्ड है उनसे न जाने कितने समय तक काम करवाते रहता था बिना किसी वेजेस के, और वहां पर वो जिस कंडीशंस में काम करते थे वो भी अच्छी नहीं होती थी, जिसके अंदर हमने बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसको हम हिंदी में बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं। अब हुआ क्या, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जब हम आ जाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर
आपको कोई वर्क, अगर जैसे मान लीजिए आपको वर्क चाहिए है, आप जॉब करना चाहते हैं, तो जो भी यहाँ पर जैसे हम जॉबर्स की बात कर रहे हैं, वो जॉबर आएगा, आपको वर्क के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेगा, जॉब के बारे में कि कैसी जॉब है, क्या काम आपको करना है, और फिर आप जाते हैं, आपको वो जॉब मिल जाती है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर या फिर जिस भी बेसिस पे। सो दैट विल बी योर, मतलब ये पूरा हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सिस्टम। जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि जो लोग जो है ईंट भट्टियों में काम करते हैं ना, ब्रिक मेकिंग वगैरह में, तो उनको किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इसमें हमने पढ़ा वो जो आपकी बीड़ी मेकिंग वाला पूरी इंडस्ट्री थी कि कैसे घर में रह के जो स्पेशली वुमेन है, जो चिल्ड्रन है, वो वर्क कर रहे हैं, और जो यहाँ पर सारे क्या रोल था मिडिल मैन का, ये सारा कुछ हमने डिटेल में समझा था। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसलिए मैं अभी यहाँ पर आपको इससे ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी डिटेल्ड वीडियो के अंदर। यहाँ जस्ट आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि किसी पर्सन को जॉब मिलती कैसे है। सो ये उसके 4 क्राइटेरियाज होते हैं, और इसके अंदर जो बदली वर्कर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर का कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर। सो इसमें हमने जितने भी एग्जांपल्स पढ़े थे, स्पेशली हमने इसके अंदर ब्रिक मेकिंग का एग्जांपल पढ़ा था, जो ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री होती है पूरी वो। सो उस एग्जांपल को आप रिवाइज करिए, और अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो आप वो जो हमारा डिटेल वाला लेक्चर है उसको स्टडी करिए, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हाउ इज वर्क कैरिड आउट। अब हम देखेंगे कि काम होता कैसे है, आपको जॉब कैसे मिलेगी वो तो हमने समझ लिया, अब आप काम करोगे कैसे, वर्क को कैसे कैरी आउट किया जाता है। सो इन इंडिया देयर इज अ होल रेंज ऑफ वर्क सेटिंग्स फ्रॉम लार्ज कंपनीज वेयर वर्क इज ऑटोमेटेड टू स्मॉल होम बेस्ड प्रोडक्शन। इंडिया के अंदर एक पूरा जो है रेंज है वर्क की, वर्क सेटिंग्स की, कि काम होगा कैसे, कहां से काम होना है, फिर उसके बाद में जो स्मॉल होम बेस्ड प्रोडक्शन है, एक पूरी लाइन है वर्क की कैसे। The basic task of manager is to control workers and get more work out of them। अब यहाँ पर जो बेसिक टास्क है मैनेजर का वो बस इतना सा है कि आपको सारे वर्कर्स को कंट्रोल करके रखना है, और आपको इंश्योर करना है कि जो भी वर्क है वो किस तरह से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वर्कर्स से जितना रिक्वायर्ड है वो उतना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो मोस्टली अगर हम देखें जो इंडस्ट्रीज होती हैं, क्या होता है यहाँ पर, एक हो गया आपका मैनेजर, ओनर तो है ही अपनी जगह, एक मैनेजर हो गया, देन मैनेजर के बाद में हो गए आपके वर्कर्स, लेबर जो भी हैं, ठीक है। इन जनरल हम कुछ इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, ठीक है, कि ओनर है वो तो अपनी जगह है ही, मैनेजर है जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है, इसके बाद में वर्कर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसके अलावा और भी पूरा स्टाफ होता है, जैसे जहाँ जो भी जिस भी तरीके का वर्क हो रहा है, जैसे टेक्नीशियन है वो टेक्निकल वर्क करेगा, जो वर्कर है वो और भी जितने मीनियल वर्क्स हैं वो वर्कर करेंगे, लेबर्स करेंगे, जो भी सारा काम है, ठीक है। इन जनरल हम इस तरीके से समझते हैं। अब वर्कर का काम क्या है कि मैनेजर ने जो भी काम दिया है उसको कंप्लीट करे, और मैनेजर को क्या इंश्योर करना है कि ये जो वर्कर है ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ड्यूटी किसके ऊपर है, मैनेजर के ऊपर, जिसको सारा कुछ देखना है, कंट्रोल भी करना है वर्कर्स को, और उनसे ज्यादा काम भी करवाना है। क्यों, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आएगा, मतलब जो भी हो, उसको क्या करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिलवाना है। नाउ देयर आर 2 मेन वेज ऑफ मेकिंग वर्कर्स प्रोड्यूस मोर। अब मैनेजर के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो कैसे ज्यादा से ज्यादा काम करवाएगा, तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो सबसे पहला है वन इज टू एक्सटेंड द वर्किंग आवर्स को बढ़ा दो, या फिर द अदर इज टू इंक्रीज द अमाउंट दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि काम को कैसे किया जाता है, तो पहले तो आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि इंडिया में जो है पूरा वर्क सेटिंग है, एक वाइड रेंज है, जहां पर एक छोटा सा काम जो है स्मॉल, वो किस तरह से ऑटोमेटेड होगा, फिर उसके बाद में कैसे फाइनल प्रोड्यूस होगा, ये सारी चीजों को लेके एक वर्क कल्चर है। क्या है, एक वर्क कल्चर है पूरा इंडिया के अंदर, और सभी इंडस्ट्रीज का अपना अपना वर्क कल्चर होता है। अब यहाँ पर जो मेन टास्क है वो है मैनेजर का, कि किस तरीके से वर्कर्स को कंट्रोल करना है और कैसे उनसे ज्यादा काम करवाना है। ज्यादा से ज्यादा काम 2 तरीके से करवा सकते हो, एक या तो वर्किंग आवर्स बढ़ा दो, मान लीजिए आज वो 5 घंटे काम कर रहे हैं तो आप बोलो कि आपको जो है 8 घंटे काम करना है, आपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दिया तो काम ज्यादा होगा। या फिर जस्ट सपोज जो अमाउंट है प्रोड्यूस का आप उसको बढ़ा दो, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि आपको 5 घंटे में अभी आप 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, अब आपको इसी 5 घंटे में 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो हमने क्या किया, जो भी प्रोडक्शन है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका अमाउंट बढ़ा दिया। तो इस 2 तरीके से आप काम ज्यादा से ज्यादा करवा सकते हो, किससे करवा सकते हो, वर्कर से।
And machinery helps to increase production, but it also creates the danger that eventually machines will replace workers. अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वैसे वैसे मशीन प्रोडक्शन होने लग जाता है. मशीन प्रोडक्शन का एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि मशीन्स की वजह से जो ह्यूमन का लेबर है वो उनसे छिन गया है. ठीक है, मशीन आ गई तो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होता है. मशीन्स में हमको सिर्फ और सिर्फ उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ती है या वन टाइम स्पेंड करना पड़ता है. ठीक है, लेकिन अब ये मशीन्स की वजह से जो ह्यूमन वर्कर हैं, जैसे जैसे सपोज आज जो काम ये 3 लोग मिलके करते हैं, अब इस एक्स मशीन के आ जाने से इन तीनों का वर्क इनसे छिन गया, क्योंकि इन तीनों का काम अब ये मशीन अकेले ही कर लेती. तो अल्टीमेटली होता क्या है, मशीन्स रिप्लेस वर्कर्स. एंड बोथ मार्क्स एंड महात्मा गांधी सॉ मैकेनाइजेशन एज अ डेंजर टू एम्प्लॉयमेंट. और ये यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि मशीन आने से, ठीक है, या फिर मशीन प्रोडक्शन होने से हमारी सोशल लाइफ कैसे अफेक्ट हुई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. मशीन्स कैसे वर्कर्स को रिप्लेस कर सकती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. तो इसमें आपको पूरा ये बताना होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो मशीन प्रोडक्शन होता है. मशीन जो है टाइमली मैनर में, कम कॉस्ट के साथ में, और हमारे काम को बहुत जल्दी से कर लेती है. ठीक है, तो इसीलिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में जो ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी फर्म्स हैं, वो सभी किस एक चीज को चाहती हैं, वो सब चाहते हैं कि हम मशीन्स की तरफ स्विच करें. क्योंकि वन क्या है, एक बार में आपको स्पेंड करना है, वन टाइम. ठीक है, एक बार में आप लमसम अमाउंट जो है खर्चा करते हो, आप मशीनरी को परचेस कर लेते हो, और फिर उसके बाद में वो मशीनरी आपको देती है बम्पर प्रोडक्शन, टाइमली मैनर में आपको सारा प्रोड्यूस करके दे देती है. सो यहाँ से इसलिए मशीन्स के बेनिफिट्स देखने को मिले. बट अल्टीमेटली इन मशीन्स के आ जाने से जो वर्कर्स हैं उन्हें हमको रिप्लेस करना पड़ता है, उनकी जॉब जो है वो खतरे में आ जाती है. जैसे हमने आउटसोर्सिंग में देखा कि प्राइवेट कंपनी है, उसको दिख रहा है कि यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है, आउटसोर्सिंग करने से, तो वो आउटसोर्सिंग करना स्टार्ट कर देगी. वैसे ही कंपनी को दिख रहा है कि मुझे जो है, जस्ट सपोज ये एक्स काम है, इस काम को करवाने के लिए अभी मुझे 10 वर्कर्स लगते हैं, और ये 10 वर्कर्स जो है मुझसे मान लीजिए 10,000 पेमेंट भी लेते हैं, तो मेरा तो 1 लाख रुपीस क्या हो गया, 1 लाख का मेरा हर महीने का खर्चा हो गया. ठीक है, 1 लाख तो मेरा हर महीने का खर्चा है, मुझे इन 10 एम्प्लॉइज को 10-10 हजार रुपए पेमेंट देनी है. अब वो वर्क क्या करेगा, जैसे मान लीजिए इसने पूरे 12 महीने 10 एम्प्लॉइज को 1 लाख रुपए पे भी किए, तो कितना हो गया इसका 12 लाख रुपीस इसका हो गया पूरा एक महीने में सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स का पेमेंट. अब मान लीजिए वो क्या करेगा, ऐसे उसको सालों साल तक चलाना, ऐसा तो नहीं है कि एक इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होती है वो बस 5 साल तक चलती है और फिर खत्म हो जाती, बंद हो जाती है, ऐसा नहीं होता. तो ये क्या करेगा, इस एक्स वर्क को कराने के लिए एक मशीनरी आती है, जस्ट सपोज 15 लाख की आती है, जस्ट सपोज, तो वो क्या करेगा, इस 15 लाख की मशीनरी को करेगा परचेस, और सालों साल तक उसका जो काम है वो जल्दी भी होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी होगा, और फिर वो और प्रोडक्शन कर सकता है. मान लीजिए अभी वो है सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, तो अब मशीन के आ जाने से वो 10 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है. सो इसीलिए इन बेनिफिट्स की वजह से होता क्या है, जो वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी जॉब चली जाती है. और इस कॉन्सेप्ट को मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों ने ही जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए एज अ डेंजर माना है और बताया है. ठीक है, कि ये जो मैकेनाइजेशन है ये आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस है. Another way of increasing output is by organizing work. और अब एक और दूसरा तरीका बताया है कि किस तरीके से आउटपुट को बढ़ा सकते हो. हम क्या डिस्कस करेंगे कि वर्क कैसे कैरी आउट होता है. तो मैनेजर के ऊपर है पूरी ड्यूटी कि उसको किस तरीके से काम करवाना है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा, क्या पढ़ रहे हैं कि वर्क कैसे होने वाला है. सो यहां पर मैनेजर जो है उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको जो है ज्यादा से ज्यादा वर्क करवाना है, गेट मोर वर्क डन फ्रॉम वर्कर्स. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा काम करवाना है और साथ ही साथ ये जो वर्कर्स हैं इनको कंट्रोल भी करना है. तो कैसे करवाएगा, सबसे पहले वर्कर क्या जो मैनेजर है वो क्या करेगा, या तो वर्किंग आवर्स को इंक्रीज कर देगा, या फिर सेकंड क्या कर सकता है, इंक्रीज द अमाउंट टू प्रोड्यूस.
इन दो तरीके से बढ़ा सकता है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये मशीन्स के आने से जो है एम्प्लॉयमेंट पर डेंजर आ जाता है। मशीन्स के आने से एम्प्लॉयमेंट पर क्या आ गया, डेंजर आ गया, खतरा आ गया। एक और चीज कर सकता है, वो क्या है कि इंक्रीजिंग आउटपुट इज बाय ऑर्गेनाइजिंग वर्क, वर्क को ऑर्गेनाइज करके भी आउटपुट इंक्रीज कर सकता है, ऑर्गेनाइजिंग वर्क। इसमें आप वो वाला कॉन्सेप्ट याद करिए जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर हमने पढ़ा। क्या एक चीज हमने पढ़ी यहाँ पर कि हम जो है वर्क को डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि जो मतलब कम पीपल जो है, अभी एक ही वर्क में सारे जो भी वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, इस वजह से हमारा टाइम पे काम नहीं हो रहा, तो हमने वर्क को क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया तो हमारा काम जल्दी हो रहा है, इजी वे में हो रहा है। अब यहाँ ऑर्गेनाइजिंग वर्क में वो क्या एक चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, एन अमेरिकन called Frederick Winslow Taylor invented a new system in the 1890s which he called scientific management। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी आपको यहाँ पर बताई जा रही है और इसको आपको बहुत 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 अच्छे से ध्यान में रखना है, ये पक्का आपके एग्जाम में आएगी। कौन सी थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी। एक और काम कर सकता है वर्कर आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए कि वो वर्क को ऑर्गेनाइज कर सकता है। इस वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए फ्रेडरिक विंस्लो टेलर की जो थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। कैसे? It is also known as Taylorism or industrial engineering. Under this system, all work was broken down into its smallest repetitive elements and divided between workers। तो मैंने आपसे क्या कहा, आपको क्या याद रखना है यहाँ पर, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में क्या एक चीज होती है, हम पूरे वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जैसे कि पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जैसे सपोज ये 1 2 3 4 वर्क है, ठीक है, और ये पूरे जब कंप्लीट होंगे तब ये ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इस ए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में 4 स्टेप्स लगती हैं। हमने इन 4 स्टेप्स को जो है डिवाइड कर दिया और वर्कर्स को भी इन्हीं बेसिस पर डिवाइड कर दिया कि 4 वर्कर्स ये वाला वर्क करेंगे, 4 ये करेंगे, 5 ये करेंगे और 6 ये वर्क करेंगे। ठीक है, सो अब ये जो 4 वर्कर्स हैं इन्हें सिर्फ एक ही वर्क करना है। सो दैट वर्क इज कॉल्ड, मतलब दैट वर्क इज नाउ रिपीटेटिव वर्क। एंड इस काम को क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो वर्कर्स को जो भी वर्क असाइंड है वो उसी काम को करेंगे। इससे क्या होगा, जब ये अपना काम जल्दी से कर लेंगे तो ये सेकंड वाली स्टेप होगी, फिर ये अपना काम जल्दी से करेंगे, फिर ये थर्ड होगी, ये होगी, फिर ऐसे करके स्टेप्स होती हैं। इन्होंने इस काम को कंप्लीट किया और ये वर्क शिफ्ट हो गया इनके पास में। जब तक वो इस वर्क को कंप्लीट करेंगे अपने वर्क को, तब तक ये 4 वर्कर्स मिलके अपना ये वाला काम दोबारा से कर देंगे। फिर ये ऐसे क्या होगा, शिफ्ट होता जाएगा वर्क। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट और टेलरिज्म, जहां पर हम वर्क को डिवाइड कर दे रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं, वर्क को डिवाइड कर रहे हैं ताकि टाइमली मैनर में वर्क हो सके। जब टाइमली मैनर में वर्क होगा तो हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, वर्क को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो टेलरिज्म इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग वर्क। और क्या एलिमेंट्स होते हैं इसके, वर्कर्स वर टाइम्ड विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉचेस एंड हैड टू फुलफिल अ सर्टेन टारगेट एवरी डे। वर्कर्स को क्या करना होता है, स्टॉप वॉचेस के थ्रू अपने वर्क को टाइम करना होता है, यानी कि उन्हें टाइम लिमिट दी है, इतनी देर में ही आपको इतना काम करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 स्टेप्स हैं, ठीक है, और यहाँ 4 वर्कर्स हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 6 हैं। सो ये 4 वर्कर्स को अपना इस एक काम को करने के लिए जस्ट सपोज हाफ एन आवर दिया गया है और इस हाफ एन आवर में आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। फिर जब आप ये वाला काम कर लोगे फिर आपको सेकंड प्रोडक्ट की, मतलब सेकंड जो स्टेप करनी है, जैसे जस्ट सपोज ये एक प्रोडक्ट इसे बनाते हैं, फिर ये आगे जाता है, फिर ये ऐसे बनता है, फिर ये ऐसे जाता है, ये वाले लोग इसको ऐसे कंप्लीट करते हैं और फाइनली एक जो है फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, जो भी स्टेप्स होती है किसी भी वर्क में। अब इन्होंने हाफ एन आवर में ये एक प्रोड्यूस किया, इसको आगे पास ऑन कर दिया, फिर अगले हाफ एन आवर में एक और प्रोड्यूस किया, इसको और आगे पास ऑन कर दिया। तो इस तरह से प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्शन होगा, सारा काम टाइमली मैनर में। आपको टाइम दे दिया गया है, इतने टाइम में आपको इतना काम करना है। जैसे सपोज आपको एक बुक रीड करनी है, तो आपको हाफ एन आवर दिया कि उसमें आपको ये पूरी बुक को रीड कर लेना है। क्लियर है? सो इस तरीके से क्या कर दिया, स्टॉप वॉचेस के थ्रू आपको टाइम्ड कर दिया ताकि आप उतने ही टाइम लिमिट में काम को कर सको।
प्रोडक्शन वॉज फर्दर स्पीडेड अप बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द असेंबली लाइन। फिर जब असेंबली लाइन का इंट्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन और ज्यादा स्पीड अप हो जाता है। ये जैसे असेंबली लाइन आपको शो किया जा रहा है, अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में देखा होगा, इमेजेस में देखा होगा, नहीं भी गए होंगे फैक्ट्री इंडस्ट्री तो वहां आपने देखा होगा किस तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो पास ऑन होते चले जाते हैं। The more mechanized an industry gets, the fewer people are employed, but they too have to work to at the pace of the machine. अब जैसे जैसे ज्यादा जो है मैकेनाइजेशन होता जाता है, ज्यादा मशीनरीज आती जाती हैं, वैसे वैसे जो पीपल हैं वो भी अनएम्प्लॉयड होते चले जाते हैं। लेकिन जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन्हें मशीन की तेजी से ही काम करना होता है। Workers get only 45 minutes rest in the entire day, 2 tea breaks of 7.5 minutes each and 1 lunch break of हाफ एन आवर। देख रहे हो कितना ज्यादा टाइम कर दिया गया है। मतलब सिर्फ आपको पूरे दिन में 45 मिनट्स मिलेंगे जिसमें 7.5 और 7.5 मिनट है चाय पीने के लिए और आपके पास में हाफ एन आवर है लंच ब्रेक। ठीक है, सो इस तरीके से क्या कर दिया, आपको टाइम ड्यूरेशन में बांध दिया जाता है। आप मशीन बन जाते हो, आप खुद भी जो है मशीन्स के साथ में काम करते करते खुद भी आप एक मशीन हो गए। और इससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े कि किस तरह से जो वर्कर्स हैं उनकी कोई लाइफ नहीं बचती है, वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं अपने काम को करते करते, और फिर जो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें भी किसी तरीके का कोई एक मतलब एक्साइटमेंट, कोई क्रेज कुछ नहीं रह जाता है। And most of them are exhausted by the age of 40 and take voluntary retirement। और बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे रिटायरमेंट की एज क्या होती है 60, 62 यही होती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपने काम को कर करके इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि वो 40 की एज पर ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, और फिर बाकी हमने वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड भी पढ़ा ही हुआ है कि वर्किंग कंडीशंस जो होती हैं वो कितनी ज्यादा वर्स्ट होती हैं। जैसे सबसे पहली चीज हाइजीनिक नहीं है, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, और जो है वैसे भी किसी तरह की कोई लीव्स नहीं दी जाती हैं। फिर उसके बाद में हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, हेल्थ को लेकर सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और डिफरेंट जो भी बेनिफिट्स होते हैं रिलेटेड टू आपके वर्क वो चीजें नहीं मिलती हैं। वर्किंग कंडीशंस बहुत ज्यादा वर्स्ट होती हैं। एंड द वाइल प्रोडक्शन हैज गॉन अप, द नंबर ऑफ परमानेंट जॉब्स इन द फैक्ट्री हैज गॉन डाउन। The firm has outsourced all services like cleaning and security as well as the manufacturing of parts. So जैसा कि हमने कहा कि मशीन्स के आने से, आउटसोर्सिंग की वजह से, देखो मशीन्स आने से, आउटसोर्सिंग से और कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इन तीनों चीजों से ही जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, एक तो मशीन्स के आने से आउटसोर्सिंग, जो परमानेंट जॉब्स में है उनकी जॉब चली गई, और जो छोटी छोटी फर्म्स वगैरह हैं जो आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको जॉब्स मिल जाती है, यानी कुछ लोगों को जॉब्स मिल रही है, और जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं जो कि ज्यादा है नंबर में, इनकी जॉब जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे बहुत सारी कंपनीज क्या करी, जैसे जैसे फैक्ट्रीज में मशीन्स आती जा रही है वैसे वैसे जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होता जा रहा है, और बहुत सारी कंपनीज क्लीनिंग, सिक्योरिटी, इवन मैन्युफैक्चरिंग, पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में भी आउटसोर्सिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज कर रही हैं। क्लियर है, आया यहाँ तक समझ में कि किस तरह से वर्क कैरी आउट किया जाता है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या डिस्कस किया कि मैनेजर्स को वर्क करवाना है ज्यादा से ज्यादा, तो या तो वर्किंग आवर्स बढ़ा दो, या तो फिर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो उसका अमाउंट बढ़ा दो, या फिर वर्क को ऑर्गेनाइज कर दो। लेकिन इसी के साथ में कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे कि वर्किंग कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है मशीन्स के आने से वो बढ़ जाता है। सो ये सारे पॉइंट जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, स्पेशली डिवीजन ऑफ लेबर एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये आपको बहुत 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 अच्छे से याद रखना है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इस आंसर को जरूर प्रिपेयर करिएगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर की, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर तो हमने डिस्कस कर लिया, सेकेंडरी सेक्टर, अब आ जाते हैं सर्विस सेक्टर पे। सो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स आर मिडिल क्लास एंड वेल एजुकेटेड। जो आपके सर्विस सेक्टर में जो भी वर्क कर रहे होते हैं, दे आर मोस्टली द एजुकेटेड एंड द मिडिल क्लास। ठीक है, अब ये जो होते हैं, दीज आर वेल एजुकेटेड, मिडिल क्लास, एंड देयर वर्क इज सपोज टू बी सेल्फ मोटिवेटेड एंड क्रिएटिव। इनका वर्क कैसा होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है, क्रिएटिव होता है, बट देयर वर्क इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू टेलरिस्ट लेबर प्रोसेसेस। लेकिन इनके काम में भी टेलर का जो अप्रोच है वो यहाँ भी इंप्लीमेंट होता है, यहाँ भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यहाँ भी वर्क को जो है डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, एंड देन उसको परफॉर्म किया जाता है ताकि टाइमली मैनर में जो काम है वो कंप्लीट हो सके। एंड वन इंपॉर्टेंट डिबेट इन सोशियोलॉजी इज whether industrialization and the shift to services and knowledge based work like IT leads to greater skills in society. We often hear the phrase knowledge economy to describe the growth of IT sector in India.
अब बहुत सारे डिबेट्स हैं कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये जो आपका सर्विस सेक्टर ग्रो कर गया है, जिसे हम क्या कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी, इसकी वजह से स्किल्स डेवलप हुई हैं या नहीं डेवलप हुई हैं। और सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस करने के लिए मतलब जो डिबेटेबल है वो ये है कि हमारे यहाँ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर में है और इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक ग्रोथ में वो बहुत कम है। और सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, इनका कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पर मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में तो ज़्यादा है, लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें कि कितनी पॉपुलेशन इनके अंदर वर्क करी है, सो दैट इज़ अराउंड 40%। ठीक है, 40 to 45% पॉपुलेशन इज इन सर्विस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्लियर है। सो इस तरीके से। और एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है इसमें वो ये है कि जो आईटी सेक्टर है इंडिया का उसको हम नॉलेज इकोनॉमी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आईटी सेक्टर सॉरी नॉलेज इकोनॉमी हम किसे कहते हैं, तो आपको बताना आईटी सेक्टर को कहते हैं। वहां किस तरीके की जॉब होती है, वहां पर लोग किस तरीके से वर्क करते हैं, कौन कौन से लोग वहां पर होते हैं, क्या सोशल कंपोजिशन है, ये सारा कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट में। ठीक है, सो इसको भी आपको प्रिपेयर करके रखना है। देन आता है आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्राइक्स एंड यूनियंस। अब इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्कर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अनएम्प्लॉयमेंट जो है हो जाता है मशीनीकरण की वजह से, और ढेर सारी चीजें हमने डिस्कस करी। अब इसके अगेंस्ट में एक चीज आती है दैट इज स्ट्राइक्स एंड यूनियंस। दैट इज many workers are part of trade unions and trade unions in India have to overcome a number of problems such as regionalism and casteism। हमने ट्रेड यूनियंस के बारे में बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, वर्कर्स हैं, वर्कर्स के साथ में एक्सप्लॉइटेशन होगा, ट्रेड यूनियंस बनती हैं। जो ट्रेड यूनियंस होती हैं वो ट्रेड रिलेटेड और वर्कर्स के साथ में किसी भी तरह का कोई भी अगर दुर्व्यवहार हुआ है या एक्सप्लॉइटेशन हुआ है सो उसके अगेंस्ट में जो है फाइट करती हैं। इस तरह से हमने बहुत बार ट्रेड यूनियंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब ये जो ट्रेड यूनियंस हैं, वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स इन ट्रेड यूनियंस का पार्ट होते हैं। ठीक है, ट्रेड यूनियंस जो इंडिया में हैं दे हैव टू ओवरकम अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज रीजनलिज्म एंड कास्टिज्म। अब इंडस्ट्री सेटअप हो गई इंडिया में भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी सेटअप हो गई, इमर्ज हो जाती है। ठीक है, पहले हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी थे। कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पहले भी प्रेवलेंट था, आज भी प्रेवलेंट है। रीजनलिज्म जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ था आपके चैप्टर 6 के अंदर जब हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज के बेसिस पर किस तरह से हमारे यहाँ पर स्टेट्स क्रिएट होते हैं इंडिया में। ठीक है, डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है, तो चाहे जेंडर के बेसिस पर हो, चाहे कास्ट के बेसिस पर हो, चाहे रीजनलिज्म के बेसिस पर हो, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हमारी सोसाइटी के अंदर है वो हमें ट्रेड यूनियंस के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे वर्कर, जैसे मैंने आपसे कहा कि 90% हमारे यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उस 90% में कितना मतलब कितने सारे लोग जो हैं वो मतलब ऑक्यूपाइड हैं या फिर कितने सारे लोग वहां पर वर्क कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी ऑक्यूपेशंस हैं। यहाँ पर इतने बड़े सेक्टर के अंदर जो है कास्टिज्म, रीजनलिज्म, जेंडर रिलेटेड इश्यूज, ये सारी चीजें आज भी हैं। और अगर हम बात करें ट्रेड यूनियंस की, तो ट्रेड यूनियंस को अभी भी इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। सो ये एक पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि ट्रेड यूनियंस बनी तो है वर्कर्स के राइट्स के लिए फाइट करने के लिए, बट यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लाइक Datta Ishwalkar, a mill worker, described how caste had been overcome but not entirely in the Mumbai mills. In response to harsh working conditions, sometimes workers went on strike, and in a strike, workers do not go to work. अब इसमें जो है दत्ता ईश्वलकर हैं जो बता रहे हैं कि जो मुंबई के मिल्स हैं वहां पर कास्ट को तो हमने थोड़ा बहुत मतलब ओवरकम करने की कोशिश की भी है, बट एंटायरली ये एक चीज नहीं हो पाई है। यानी कि ट्रेड यूनियंस के अंदर, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर इन जनरल हमें आज भी ये सारे जो सोशल इश्यूज हैं वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब वर्कर्स इन हार्श वर्किंग कंडीशन से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं सो वो क्या करते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं। जब वो स्ट्राइक करते हैं तो वो काम करने के लिए नहीं आते हैं, एंड इन द लॉकआउट द मैनेजमेंट शट्स द गेट एंड प्रिवेंट्स वर्कर्स फ्रॉम कमिंग। To call a strike, it is a difficult decision as managers may try to use substitute labor। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है हमारे बदली वर्कर्स का। ठीक है, बदली वर्कर्स के बारे में हमने पढ़ा कि कौन होते हैं बदली वर्कर्स, कि जब कोई भी जैसे मान लीजिए वर्कर है, लेबर है, वो काम पर नहीं आ रहा है, छुट्टी पर गया है, सो उसके बदले में कुछ लोग आएंगे और वो काम करेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज बदली वर्कर्स। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब वर्कर्स स्ट्राइक करते हैं
तो क्या करती है मैनेजमेंट, अपने जो उसकी फैक्ट्री है, जो भी मैनेजमेंट है, वो गेट लगा देते हैं और वर्कर्स को फिर फैक्ट्री या इंडस्ट्री के अंदर नहीं आने देते हैं, ठीक है। और वर्कर्स भी काम पर नहीं जाते हैं, दे आर जस्ट डूइंग स्ट्राइक। और ये स्ट्राइक करना एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन होता है फ्रॉम वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि होता यह है कि जब वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो मैनेजर सोचते हैं तुम जाओ स्ट्राइक पर, हम बदली वर्कर्स को बुलवा के अपना काम करवा लेंगे। सो इसीलिए ये भी एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो। एंड वर्कर्स ऑल्सो फाइंड इट हार्ड टू सस्टेन देमसेल्व्स विदाउट वेजेस। और जब भी वर्कर्स स्ट्राइक पर जाते हैं तो उन्हें उस ड्यूरेशन में जो है वेजेस नहीं मिलते हैं, और जब वेजेस नहीं मिलेंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो इसलिए स्ट्राइक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करती थी। एंड लेट अस लुक एट वन फेमस स्ट्राइक, द बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982, which was led by the trade union leader Dr. Datta Samant and affected nearly a quarter of a million workers and their families. अब देखो, स्ट्राइक्स के बारे में तो हमने समझ लिया कि इन्हें करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एक बहुत ही फेमस स्ट्राइक है, दैट इज योर बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982, जिसे दत्ता सामंत के गाइडेंस के अंदर या इनकी लीडरशिप के अंदर किया गया था, जिसमें मिलियन ऑफ वर्कर्स और उनकी फैमिलीज जो हैं अफेक्ट होती हैं। यानी कि ये अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो सबसे बड़ी स्ट्राइक है, ठीक है। अब इस एक चीज में, ये जो पूरा आपका टॉपिक है स्ट्राइक्स एंड यूनियंस वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्राइक्स कैसे होती हैं, यूनियंस कैसे फॉर्म होती हैं, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी स्ट्राइक्स और जो भी यूनियंस को अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनियन कब क्रिएट होती है, कौन सी स्ट्राइक कब होती है, उसके अगेंस्ट में क्या चीजें आती हैं, एक स्टोरी लाइन में यहाँ पर पूरा कुछ डिस्कस करेंगे और आपको उससे अच्छे से समझ के याद करना है। आप इसको चाहें तो लाइन से बना सकते हैं कि सबसे पहले ट्रेड यूनियन कौन सी बनी, फिर उसके बाद में कौन सी बनी, ये कौन से ईयर में बनी, ये कौन से ईयर में बनी। इस तरह से आप एक पूरा चार्ट बना सकते हैं और जो भी अभी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी आपको उन सभी को नोट भी करना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्राइक्स और यूनियंस के अंदर आपकी जो नाम है, एक पहली चीज तो जैसे ये है कांग्रेस लेड राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, ठीक है। सो आपको इसका नाम याद रखना है, आपसे पूछी जा सकती चीजें, अब वो कैसी पूछी जाएंगी ये अभी हम यहाँ पर मतलब जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि बॉम्बे मिल स्ट्राइक, सॉरी बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक जो 1982 में हुई, सो आपको ये नाम याद रखना है। बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक कब हुई? 1982 में। किसके गाइडेंस के अंदर हुई? सो डॉक्टर दत्ता सामंत, ठीक है। फिर इसके बाद में, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट क्या था पूरा, स्ट्राइक्स कैसे हुई, यूनियंस कैसे बनी, ये सारा कुछ तो हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन, जब डिटेल डिस्क्रिप्शन किया था इस टॉपिक का तब तो हमने समझ ही लिया था। अब क्या बारी आती है कि क्या चीजें हमको अच्छे से ध्यान में रखनी है, एक बार रिवाइज करना है ना। सो आपको वो चीजें ध्यान में रखना है। The strike lasted nearly 2 years. The workers wanted better wages and also wanted the right to form their union. अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाते हैं कि बॉम्बे स्ट्राइक जो हुई थी टेक्सटाइल स्ट्राइक, उसमें वर्कर्स की क्या डिमांड थी, तो आप क्या बताओगे कि वर्कर्स चाहते थे कि हमको बेटर वेजेस मिले और हमारे पास भी अधिकार हो कि हम यूनियंस को फॉर्म कर सकें। सो ये दो मेजर एम थे जिसके लिए ये स्ट्राइक होती है, और ये कब तक होती है? तो करीब 2 साल तक ये स्ट्राइक चलती है, जिसमें मिलियंस ऑफ वर्कर्स और उनकी फैमिलीज जो हैं अफेक्ट हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट, that is BIRA, a union had to be approved and the only way it could be approved was if it gave up the idea of strikes. अब अभी हमने क्या डिस्कस किया कि स्ट्राइक्स जो होती हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है उन्हें करना। अब यहाँ पर जो बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट है उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन फॉर्म होती है तो उसका अप्रूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसको अप्रूव होना ही चाहिए, और वो अप्रूव कब होगी? जब वो ट्रेड यूनियन ये इंश्योर करे कि अब जो है हम स्ट्राइक्स नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्ट्राइक से वर्कर्स और जो पूरा मैनेजमेंट है, फैक्ट्री है, वो दोनों ही अफेक्ट होते हैं। तो आप यूनियन फॉर्म करो, लेकिन वो यूनियन अप्रूव्ड होनी चाहिए, और वो अप्रूव्ड कब होगी? जब वो इस चीज को मना करते हैं कि हाँ अब से हम स्ट्राइक्स नहीं करेंगे। द कांग्रेस लेड राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ was the only approved union and it helped to break the strike by bringing in other
वर्कर्स। अब यहाँ पर क्या एक चीज होती है, जो राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ है जिसे कांग्रेस ने बनाया था, ये पूरा याद रखना है, कांग्रेस लेड राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, ये सबसे पहली और सबसे मतलब अकेली एकमात्र यही थी जो कि अप्रूव्ड यूनियन थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जो स्ट्राइक्स को खत्म करने का आइडिया है, इन्होंने उसको भी खत्म करने में हेल्प करी। इन्होंने कहा कि जो भी स्ट्राइक पर जाएगा हम उसके बदले में दूसरे वर्कर्स को लेके आ जाएंगे, फिर वो लोग काम करेंगे। तो इस तरीके से स्ट्राइक्स को कम करवाया गया, ठीक है। The government also refused to listen to the workers' demand. Slowly, after 2 years, people started going back to work because they were desperate. Nearly 1 lakh workers lost their jobs and went back to their villages to took up casual labor. Others moved to smaller towns like Bhiwandi, Malegaon to work in the power loom sector. अब हुआ क्या, ये जो डिमांड्स थी, इन डिमांड्स को गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, ठीक है। गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि हम आपकी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसी बैकग्राउंड में होता क्या है कि फिर धीरे धीरे पीपल को समझ में आता है कि भैया गवर्नमेंट तो सुन नहीं रही है और हम भी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, जिस वजह से हमको वेजेस भी नहीं मिल रहे हैं, सर्वाइवल भी नहीं हो पा रहा है। तो धीरे धीरे काम पर जाने लग जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जॉब खो देते हैं इन स्ट्राइक्स के बीच में, सो वो वापस से अपने गाँव वगैरह चले जाते हैं और वहां पर ही रहने लग जाते हैं। क्लियर है, आया यहाँ तक समझ में कि किस तरह से स्ट्राइक्स और यूनियंस होती हैं, और ये जो स्ट्राइक्स हैं, यूनियंस हैं, इनके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं और इनके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। अच्छा, पॉजिटिव क्या होगा कि ट्रेड यूनियंस क्यों जरूरी हैं, इसलिए जरूरी हैं ताकि इनकी वजह से जो वर्कर्स के राइट हैं हम उन्हें इंश्योर कर पाएं, ठीक है। और स्ट्राइक्स जो हैं वो दोनों के लिए सही नहीं है, फैक्ट्री के लिए भी सही नहीं है और किसके लिए सही नहीं है, वर्कर्स के लिए भी सही नहीं है। तो इसीलिए ट्रेड यूनियंस को जो है हमको फॉर्म करना है, और ये ट्रेड यूनियंस क्या इंश्योर करेंगी कि हमको उस पे जो है स्ट्राइक्स नहीं करनी। और ये किसने इंश्योर किया, सो ये जो बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट था उसमें इसी चीज को इंश्योर किया गया। क्लियर है, आया यहाँ तक समझ में सारा चैप्टर की स्ट्राइक्स यूनियंस क्या होती है, हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें। अब ये सारा कुछ एक बार रिकॉल कर दे। अब देखो, अभी तक क्या सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। सबसे पहले आपका चैप्टर क्या है, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ठीक है। सारा कुछ स्टार्टिंग से रिकॉल करेंगे, वैसे तो रिवाइज कर ही लिया है हमने, बट एक बार शॉर्ट में। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किस तरीके से चेंज एंड डेवलपमेंट हो रहा है, ये आप पढ़ रहे हो सोशियोलॉजी के अंदर। सो आपका कंसर्न क्या होगा कि इसके सोशल इम्प्लीकेशंस कैसे हैं। अब सोशल इम्प्लीकेशंस में हम क्या स्टडी करते हैं कि सबसे पहले कौन क्या काम कर रहा है, किस तरीके का काम कर रहा है, और कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है। और ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वर्क के अंदर, ठीक है। और इस वर्क से जो हमारे आपके जैसे कास्ट है, जेंडर है, ये सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं वर्क को। और इससे अल्टीमेटली कौन अफेक्ट हो रही है, हमारी सोसाइटी में जो भी हैं चेंजेस आ रहे हैं, हमारी सोसाइटी अफेक्ट हो रही है। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कैसे चेंज और डेवलपमेंट हुआ, सबसे पहले हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी थे, धीरे धीरे हमने जो है क्या करना स्टार्ट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ पर कब से होता है, जब से ब्रिटिशर्स आते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था प्री इंडिपेंडेंस में ही, या फिर कॉलोनियल टाइम्स में। हमारे यहाँ पर कॉलोनियल टाइम्स मानेंगे, प्री इंडिपेंडेंस नहीं, ठीक है। कॉलोनियल टाइम्स में हमारे यहाँ पर हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन हमारे यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न वर्ल्ड से डिफरेंट था, क्योंकि हम एक कॉलोनी हुआ करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पर क्या किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में कुछ डिफरेंसेस भी थे और कुछ सिमिलैरिटीज भी थी। डिफरेंसेस क्या थे ये हमने स्टडी किया। अब उसमें सबसे मेजर एक जो चीज हमें देखने को मिलती कि हम सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी थे। हमारे यहाँ पर 90% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ये 90% धीरे धीरे कम होते होते आज सिर्फ 67% हो गई, और 33% पीपल जो हैं वो अर्बन एरियाज में रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, दैट इज द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। उसकी वजह से 33% जो है वो अर्बन एरियाज में रह रहे हैं। अब अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, सो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, इन सारी चीजों में कर रहे हैं, ठीक है। अब इंडियन सोसाइटी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सो वहां पर हमने जो है किस तरीके की फैक्ट्री सेटअप करी, फिर उसके बाद में हमने फैक्ट्री सेटअप, इंडस्ट्री सेटअप करी। फिर इसके बाद में हमें लगा कि अब जो है हमको पेस जो है, स्पीड जो है हमारे चेंज की, हमारे डेवलपमेंट की, उसको हमको इंक्रीज करना है। सो हमने ग्लोबलाइजेशन
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये वाली पॉलिसी अडॉप्ट करी। कब अडॉप्ट करी? 1991 में। अब हमारे यहाँ पर एमएनसीज भी आती थी, वो भी इंडस्ट्री सेटअप करती थी, प्राइवेटाइजेशन भी हमारे यहाँ पर हो चुका था। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो गया, एमएनसीज आ गई, एमएनसीज ने आकर अपनी अपनी जो है इंडस्ट्री सेटअप कर ली। बहुत सारी इंडियन कंपनीज थी जो कि एमएनसी बन गई। फिर इसके बाद में क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड एक मार्केट हो गया। सो हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हमने इंक्रीज किया। क्या इंक्रीज किया? प्रोडक्शन इंक्रीज किया बिकॉज ऑफ दिस मैकेनाइजेशन। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ मशीन्स वगैरह आ चुकी थी, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा था, नो डाउट एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे इसके रिपरकेशंस क्या देखने को मिले कि जो प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने आउटसोर्सिंग करना स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट किया? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू, बदली वर्कर्स भी जिसके अंदर में आते हैं, चलो बदली वर्कर्स को ना भी लें तो मैकेनाइजेशन, इन सारी चीजों से फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। एम्प्लॉयमेंट हुआ लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी हुआ। साथ ही साथ हमने देखा जितनी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उतनी तेजी से एम्प्लॉयमेंट डाउन हो गया। एम्प्लॉयमेंट डाउन हुआ और जो भी एम्प्लॉयड थे वो बहुत ही वर्स्ट वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे थे, बहुत ही वर्स्ट वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे थे। धीरे धीरे समझ में आता है कि अब हमको हमारी पोजीशन में भी जो है वो ठीक करनी है, हमको हमारी पोजीशन भी चेंज करनी है। सो हमने ट्रेड यूनियंस और स्ट्राइक, इस एक कॉन्सेप्ट को स्टडी किया कि कैसे ट्रेड यूनियंस फॉर्म हुई, कैसे जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक्स करते थे अपने राइट्स के लिए। अब इन सारी चीजों के सोशल इंप्लीकेशंस क्या हैं, ये तो सारा कुछ हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा, लेकिन रिलेट कैसे करोगे इन सारी चीजों को? पढ़ तो लिया पर क्या मतलब पढ़ने का? सो मतलब ये है कि किस तरह से आपके जो चेंज और डेवलपमेंट हुआ है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, इन चेंजेस की वजह से हमारी सोसाइटी में जो सोशल इनइक्वालिटीज थी, सोशल इनइक्वालिटीज थी वो थोड़ी बहुत कम हुई। ठीक है, थोड़ी बहुत क्या हो गई? कम हो गई। कैसे कम हुई? कि हमारे यहाँ पर जैसे कास्ट सिस्टम है, जो आपकी एग्रीकल्चरल सोसाइटी है वहाँ पर कितना ज़्यादा रिजिड हुआ करता था। जो कास्ट सिस्टम है, जेंडर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे, और जो भी आपने अभी तक जितनी भी सोशल इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस किया हुआ है 11th क्लास में, 12th क्लास में, वो सारी सोशल इनइक्वालिटीज़ धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होना स्टार्ट हो गई। लेकिन हमारे यहाँ पर इनकम और इकोनॉमिक, ये जो इनइक्वालिटीज थी ये बढ़ गई। ये वाली जो इनइक्वालिटीज थी ये क्या हो गई? बढ़ गई। जो रिच है वो और ज्यादा रिच हो गया, जो पुअर है वो और ज्यादा पुअर होता चला जा रहा है। क्लियर है? सो ये थे सोशल इंप्लीकेशंस आपके चैप्टर नंबर 5 के, दैट इज चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। आई होप अब आपको चैप्टर बहुत 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 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, हमने डिटेल्ड डिस्कशन भी कर लिया हर एक टॉपिक का, रिवाइज भी कर लिया, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लिए, चैप्टर 5 इज कंप्लीट आपके लिए। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका अपना कोई सजेशन है, कोई एग्जाम्पल है आप का, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड आपका, इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बताने लग जाओ मुझे कमेंट बॉक्स में, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई चीज आपने देखी हो, आपने उस चीज को मतलब ऑब्जर्व किया हो अपनी सोसाइटी के अंदर, कोई सजेशन, कोई डाउट, कुछ भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बता सकते हो। एक और चीज कि इन सभी वीडियोस को देखने के लिए क्या करना है, जस्ट गूगल पे जाओ, एंटर करो magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पे किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल हैं, लाइक एनटीएससी है, ओलंपियाड है, वन शॉट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जो भी स्टडी करना है, जो भी क्लास स्टडी करनी है या कोई कोर्स स्टडी करना है, जस्ट उसको चूज करो। जस्ट सपोज आपको क्लास 12th स्टडी करना है, आपने क्लास 12th पे क्लिक किया, 12th में ये आगे आपके सामने सारे सब्जेक्ट की वीडियोस, स्क्रॉल करोगे और भी ढेर सारी वीडियोस देखने को मिलेंगे। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक करो। जैसे जस्ट सपोज आपको जो है 12th सोशियोलॉजी बुक 1 स्टडी करनी है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे, चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आएंगे, यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। नाउ जस्ट सपोज आपको वन शॉट रिवीजन देखना है, वन शॉट रिवीजन चूज करो, सब्जेक्ट चूज करो, ये आगे चैप्टर वाइज सारे वन शॉट रिवीजन की वीडियोस, यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी चैप्टर स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, ये आपका वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो, ये नहीं देखना है कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।